जान का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे, इन्हें सजने का नाम नहीं, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, 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 क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, 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 क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं, क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, 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 क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे, 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 क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टांके का सामान नहीं, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टांके का सामान नहीं। मेरी खेतों को ये जानने का हक रे, मेरे खेतों को ये जानने का हक रे, मेरे खेतों को ये जानने का हक रे, मेरे खेतों को ये जानने का हक रे, क्यों बांध बने रे बड़े बड़े, क्यों बांध बने रे बड़े बड़े, तो भी फसलों में जान नहीं, क्यों बांध बने रे बड़े बड़े, तो भी फसलों में जान नहीं। मेरे जंगलों को जानने का हक रे, 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 कहाँ डालियाँ वो पत्ते तने मिट्टी, क्यों झरनों का नाम नहीं, कहाँ डालियाँ वो पत्ते तने मिट्टी, क्यों झरनों का नाम नहीं। मेरी नदियों को जानने का हक रे, 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 क्यों जहर मिलाएं कारखाने, क्यों जहर मिलाएं कारखाने, जैसे नदियों में जान नहीं,
क्यों शहर मिलाए कारखाने, जैसे नदियों में जान नहीं। मेरे गांव को ये जानने का हक रे, मेरे गांव को ये जानने का हक रे, मेरे गांव को ये जानने का हक रे, मेरे गांव को ये जानने का हक रे। क्यों बिजली न सड़कें न पानी, खुली राशन की दुकान नहीं। क्यों बिजली न सड़कें न पानी, खुली राशन की दुकान नहीं। मेरे वोटों को ये जानने का हक रे, मेरे वोटों को ये जानने का हक रे, मेरे वोटों को ये जानने का हक रे, मेरे वोटों को ये जानने का हक रे। क्यों एक दिन बड़े बड़े वादे, क्यों एक दिन बड़े बड़े वादे, फिर 5 साल काम नहीं। क्यों एक दिन बड़े बड़े वादे, फिर 5 साल काम नहीं। मेरे राम को ये जानने का हक रे, रहमान को ये जानने का हक रे, मेरे रहमान को ये जानने का हक रे, मेरे राम को ये जानने का हक रे। क्यों खून बहे रे सड़कों पे, क्यों खून बहे रे सड़कों पे, क्या सब इंसान नहीं। क्यों खून बहे रे सड़कों पे, क्या सब इंसान नहीं। मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, जिंदगी को जीने का हक रे। अब हक के बिना भी क्या जीना, अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं। अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान नहीं। क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर तो जिंदाबाद सभी को, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार चर्चा में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन को 17 साल हो गए हैं, और आज इस महत्वपूर्ण दिन पे हम सब लोग जुड़े हैं एक साथ। तो एक तो सबको पहले बहुत बहुत बधाई कि इस कानून के लिए, जिसके लिए सभी देश भर में संघर्ष हुआ था, और उसको सही से लागू रखने के लिए और चलाने के लिए भी देश भर में संघर्ष रहता है। तो हम सबको बहुत बधाई कि आज 17 साल हो गए हैं इस कानून को। और आज हम जो मिले हैं चर्चा करने के लिए, हम बात करेंगे कि सूचना का अधिकार कानून कैसे लागू हो रहा है देश भर में, क्या क्या उपलब्धियां हैं, लोग किस प्रकार से जम के इस्तेमाल कर रहे हैं कानून का। लेकिन साथ में हम कुछ चुनौतियों की भी बात करेंगे कि अगर हम आज के समय में देखें तो सबसे बड़े हमारे सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे सूचना आयोग हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और आगे की दिशा, अगर मैं बोलूं तो अगले 17 साल की दिशा किस प्रकार से हमें आगे मिलजुल के तय करके इस चीज को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमारे साथ और राज्यों से भी साथी जुड़े हैं जो हिंदी नहीं समझते, और इनफैक्ट कुछ देशों से भी साथी जुड़े हैं जो हिंदी नहीं समझते।
तो मैं इसका संक्षिप्त में अंग्रेजी में भी रखूंगी इसी बात को, और पूरी मीटिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलेगी। यदि कोई वक्ता हमारे अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैं उनका पूरा हिंदी में अनुवाद भी साथियों के लिए रखूंगी। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन on this important occasion. Today marks 17 years of implementation of the Right to Information Act in India. So first of all, a big congratulations and a big zindabad to everyone who's been involved in the struggle for the Right to Information Act, involved in keeping the law alive, and really ensuring its vibrant use all over the country. Today is, as I said, a very significant day on which we will be discussing various issues related to the Right to Information Act. We will, of course, discuss how powerfully the law is being used and continues to be used by people all over the country. We will be highlighting some of the successful use of the Right to Information Act, where people have used it to hold the government accountable, to access information of relevance to them. But today we will also be discussing some of the challenges in the implementation of the Right to Information Act, especially in terms of the functioning of information commissions. And we will also be discussing the way forward, in a way to say that 17 years we are here today, next 17 years, how do we really shape them to have a very, very robust regime in this country. आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पैनल जुड़ा है, जो कि सूचना के अधिकार कानून से और सूचना के अधिकार के मुद्दे पे दशकों से काम कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी आज के हमारे पैनल के साथ, और जब वो अपनी बात रखेंगे उससे पहले उनके बारे में मैं थोड़ा और भी आपको कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री बिमल जुल्का जी। श्री बिमल जुल्का जी पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं केंद्र सूचना आयोग के, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ेंगी इंदिरा जयसिंह, जो कि एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और वो कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी सूचना के अधिकार के बहुत सारे संघर्षों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष करे हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी एक पारदर्शी तरीके से काम करे। हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर टोबी मेंडल, जो कि डायरेक्टर है सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी के, और वो हमारे साथ कनाडा से जुड़ेंगे और वो हमसे चर्चा करेंगे कि विश्व भर में सूचना के अधिकार कानून का इस समय क्या परिस्थिति है, और उसमें जो भारत का जो हमारा सूचना का अधिकार कानून है, क्या ऐसी उपलब्धियां हैं और देशों से जो कि हमें हमारे भारतवर्ष में भी देखनी चाहिए। उनके साथ हमारे साथ आज मीटिंग में जुड़ेंगे मिस्टर राहुल सिंह जी। राहुल सिंह जी सूचना आयुक्त हैं, इस समय के सूचना आयुक्त हैं मध्य प्रदेश सूचना आयोग से। और हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि जी, अंजलि भारद्वाज, जो कि सतर्क नागरिक संगठन से जुड़ी हुई हैं। So we have a fantastic panel to discuss with us the right to information in India. We have with us Mr. Bimal Julka, who is the former Chief Information Commission of the Central Information Commission, and he was the chief at a very significant time when COVID hit the country, and how he adapted and made sure that the commission kept functioning. We are also joined by Ms. Indira Jaising, who is a senior advocate and the co-founder of the Leaflet. The Leaflet and SNS together have co-organized today's event. We will also be joined with Toby Mendel, who's the director of Center for Law and Democracy, and he'll be joining us from Canada. We are also joined by Mr. Rahul Singh, who's currently serving information commissioner in the Madhya Pradesh State Information Commission. And we also have with us Anjali Bhardwaj from Satark Nagrik Sangathan. So Anjali को बुलाने से पहले अपनी बात रखने के लिए मैं सबसे पहले चाहूंगी, हमारे साथ गगन जुड़े हैं, तो यदि गगन आप अपनी बात रखें और बताएं हम सबको कि सूचना का अधिकार कानून का आपने किस तरीके से इस्तेमाल करा। गगन is use the Right to Information Act to be able to access his disability pension. So I request him to please share with us his own story, and then I'll invite Anjali to speak to us. जी, मेरा नाम गगन चौधरी है। मैं स्वामी नगर से रहता हूँ, स्वामी नगर में, और मेरी पेंशन जो है
रुक रुक के आती है। और क्या नाम बोलते हैं, मैंने वो मैंने शिकायत डाली थी, तो फिर उसके बाद 2 महीने की एक साथ आ जाती है और फिर रुक जाती है बीच बीच में। मैं थोड़ा सा बता दूं गगन जी के बारे में। गगन जी स्वामीनगर में रहते हैं और इनको विकलांग पेंशन मिलती है। विकलांग पेंशन जो हर महीने आती है, तो इनकी लगातार पेंशन नहीं आ रही थी, तो इन्होंने विभाग में एक शिकायत डाली। जब शिकायत डालने के ऊपर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई विभाग द्वारा कि भाई शिकायत आई है कि उनकी पेंशन रुकी हुई है, तो इन्होंने सूचना के अधिकार की अर्जी का इस्तेमाल किया कि मेरी शिकायत पे क्या कार्रवाई की गई, किसकी जिम्मेदारी है मेरी शिकायत पे कार्रवाई करने की। तो इनकी जो रुकी हुई पेंशन थी 2 महीने की, वो आ गई और अब इनको पेंशन लगातार आ रही है और इनको सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने का फायदा मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गगन अपने कहानी बताने के लिए। और अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी अंजलि जी को। अंजलि, अगर आप अपनी बात रखें 10 से 12 मिनट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जिंदाबाद। और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में एक परिप्रेक्ष्य रखना चाह रही थी आज की मीटिंग का भी, और सूचना के अधिकार में किस तरीके से अभी तक 17 साल में हमने देखा है क्या क्या हुआ है, क्या क्या नींव के पत्थर हैं। एक तरीके से सबसे पहली चीज तो सूचना के अधिकार कानून ने हमारे देश में हर एक नागरिक को सशक्त किया है। सशक्त किया है कि वो सरकार को जवाबदेह बना सकें। जो गगन जी ने अपनी बात रखी कि उन्हें ठीक से नजर नहीं आता, विकलांगता पेंशन है उनकी, वो उन्हें नहीं मिलती, बिना सूचित किए गए उन्हें पेंशन रोक दी गई, और फिर उन्होंने किस तरीके से सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके पेंशन ली। ये केवल गगन जी की बात नहीं है, ये हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके अपने मौलिक अधिकार सरकार से ले रहे हैं। और लोग राशन पर, पेंशन पर, सफाई के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, अस्पतालों में दवाई कितनी है, डॉक्टर कहाँ हैं, इन सब मुद्दों पर लोग सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके सूचना लेते हैं और फिर संघर्ष करके सरकार को जवाबदेह बनाते हैं कि उन्हें उनके अधिकार मिले। अगर हम देखें, हमारा कानून एक लंबे अरसे की मुहिम के बाद आया था, जिसमें गांव से, बस्तियों से सभी लोग जुड़े, ना केवल एकदम पढ़े लिखे एकेडमिक लॉयर, बल्कि आम नागरिक, ऐसे कई महिलाएं, पुरुष जो कभी स्कूल नहीं गए, वो जुड़े और उन्होंने इस कानून को लाने में एक लंबी लड़ाई लड़ी और ये कानून 2005 में आया था। इसका इस्तेमाल भी उसी तरीके से हो रहा है। अगर हम देखें तो हमारे देश में हर साल 60 लाख RTI एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं, और ये एप्लीकेशंस भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे ही लोग लगा रहे हैं। एकदम जो अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जो भ्रष्टाचार के कारण, अनियमितताओं के कारण जिनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूचना निकाल रहे हैं। लेकिन ये सूचना केवल मौलिक अधिकारों के लिए नहीं निकल रही है। लोग इस कानून का इस्तेमाल हाईएस्ट ऑफिसेस ऑफ द कंट्री, नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सब से सूचना लेने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे देखिए, इस देश में कोई ऐसा मुहिम नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगी जिसने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। और मुझे तो नहीं लगता 2005 से कोई ऐसा भ्रष्टाचार का स्कैम, बड़ा स्कैम, चाहे वो व्यापम हो, चाहे आदर्श स्कैम हो, कोई ऐसा नहीं सामने आया होगा जिसमें सूचना के अधिकार के इस्तेमाल करके लोगों ने दस्तावेज नहीं निकाले।
और लोगों ने तो हर तरीके से जजेस से पूछा है कि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज हमें बताइए, क्योंकि अगर कहीं पर जुडिशरी में करप्शन है हमें वो सूचना चाहिए है। लोगों ने प्रधानमंत्री से पूछ लिया कि आपने लिखा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी गए, आप हमें अपनी डिग्री की कॉपी दिखाइए। यूनिवर्सिटी से उनकी शिक्षा के बारे में सूचना मांग ली। इस तरह से लोग तमाम जगह से सूचनाएं मांग रहे हैं और हमारे देश में लोग जो हैं वो सशक्त हो रहे हैं सरकारों को और जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें जवाबदेह बनाने में। और ये एक ऐसा कानून है जिसे लोगों ने पूरी तरह से अपनाया है, कंप्लीट ओनरशिप है इसकी लोगों के बीच में। आप देखिए कि इतने तमाम कानून हैं देश में, लेकिन अगर सूचना के अधिकार कानून पर कुछ आंच आती है तो लोग कैसे खड़े होते हैं, किस तरह से संघर्ष करते हैं उसके खिलाफ। लेकिन यही शायद कारण है कि सरकारें भी समझ गई हैं कि सूचना का अधिकार कानून उनके लिए बड़ा एक रोड़ा बन गया है, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है, भ्रष्टाचार होता है, वो तुरंत सामने आ जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि 17 साल हो गए कानून के क्रियान्वयन को, लेकिन आज भी इस कानून के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है। अलग अलग तरीके से कोशिशें चल रही हैं कि सूचना के अधिकार को किस तरह से कमजोर कर दिया जाए। सरकारें ये कोशिशें जारी रख रही हैं। सबसे पहली कोशिश आज, क्योंकि हम सब बैठे हैं, 17 साल हो गए कानून को, हम सब इस्तेमाल करते हैं इस कानून का, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी हैं। श्री वजाहत हबीबुल्ला जी हैं जो पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे इस देश के CIC में, बिमल जुल्का जी हैं, हमारे साथ राहुल सिंह जी हैं। हम सभी मिलकर जब चर्चा कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम पूरा परिप्रेक्ष्य समझें। आज क्या हो रहा है कि हमारे अधिकार पर, सूचना के अधिकार पर प्रहार कैसे हो रहा है। पहली तरीका है कि सरकार कहने लगी है हमारे पास तो सूचना ही नहीं है। अब हम सब जानते हैं, चाहे आप बस्ती से जुड़े हैं, चाहे आप दिल्ली से जुड़े हैं, चाहे आप केरल से जुड़े हैं, हम सब जानते हैं कैसे कोविड में लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, मेडिसिन्स के लिए, हॉस्पिटल बेड्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, और कितने लोगों की मौत हो गई क्योंकि उन्हें समय से ऑक्सीजन नहीं मिली। लेकिन जब सरकार से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कितने लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, तो सरकार साफ कह रही है हमारे पास ये सूचना ही नहीं है। हमने देखा किस तरीके से प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर्स चलकर जमीन जा रहे थे, 100-100, 500-500 किलोमीटर लोग चले अपने गांव वापस जाने के लिए। लेकिन जब सरकार ने कहा कोर्ट के अंदर कि कोई भी नहीं चल रहा सड़क पर, और फिर सरकार ने सूचना मांगने पर कि कितने प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो गई इस चक्कर में, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई सूचना ही नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं कि सरकार ये कहने पे तुरंत आ जाती है कि हमारे पास सूचना ही नहीं है, हम सूचना कैसे देंगे। पहला प्रहार तो यही है, क्योंकि सूचना नहीं होगी तो सबसे बड़ा हम पर, जो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, हमारा दायरा और जो हमारा जो अधिकार है वो संकुचित होता है। दूसरी चीज, जगह जगह पर, राज्यों में, केंद्र के महकमों में हम देख रहे हैं कि सरकारें कोशिश कर रही हैं कि सूचना ना दें। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो जन सूचना अधिकारी हैं, वो तुरंत कह देते हैं नहीं ये तो गोपनीय सूचना है, हम ये सूचना आपको नहीं दे सकते। ये नहीं कहते कि क्यों गोपनीय है सूचना। सूचना के अधिकार कानून में तो स्पष्ट रूप से लिखा है, धारा 8 और 9 में ही गोपनीय हो सकती है सूचना, लेकिन उसका हवाला भी नहीं देते और कह देते सूचना गोपनीय हम नहीं देंगे। तो ऐसे में लोग कहाँ जाएं? और कानून में बहुत अच्छा ढांचा बनाया गया है। कानून में ये स्पष्ट है कि अगर मुझे सूचना नहीं मिलती, आपको सूचना नहीं मिलती, तो हम सूचना आयोग जा सकते हैं, जिसका काम है, सूचना आयोग का काम है कि आयुक्तों में जो वहां बैठे हैं उनका काम है कि वो सरकारों को कहें कि आप सूचना दीजिए। चाहे सरकार नहीं चाहती सूचना देना, लेकिन
अगर आयोग में लगता है आयुक्तों को कि वो सूचना गोपनीय नहीं है, तो उनका काम है कि वो सूचना दिलवाएं। तो अब आप ये समझिए कि सरकारें क्या कर रही हैं। सरकारें समझ गई हैं कि वो लोगों को नहीं रोक सकती सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन लगाने से। आपको मुझे कितना भी डराएंगे, कितना भी धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हमने देखा है किस तरीके से 90 से ज्यादा सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोगों की हत्याएं हो चुकी है हमारे देश में। कितनी धमकियां आती हैं, कितनी पिटाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सूचना मांगना बंद नहीं करते, और सरकार ये समझ गई है। तो सरकारें क्या कोशिश कर रही हैं? सरकारें कह रही हैं कि हम आपको तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम सूचना आयोगों को रोकेंगे कि वो ये ना कह सके हमें कि आप सूचना दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि सरकारें, वो चाहे केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, आज सरकारें पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि वो आयोगों को किस तरह से उन पर अंकुश लगा सकें। पहली चीज जो वो अंकुश लगाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें है कि सरकारें सूचना आयोगों में नियुक्तियां ही नहीं कर रही। तो सरकारों के काम होता है कि अगर सूचना आयोग में किसी आयुक्त की रिटायर हो जाए, उनका टर्म खत्म हो जाए, तो तुरंत किसी और को वहां पर लाया जाए। एक चीफ और अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हर कमीशन में हो सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारें सब जगह पर कोशिश ये कर रही हैं कि वो नियुक्तियां ना करें। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, 2014 से आज तक रिकॉर्ड है कि एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, अपॉइंटमेंट नहीं हुई, जब तक लोग कोर्ट नहीं गए, जब तक कोर्ट ने के पास लोग पहुंचे नहीं कि नियुक्ति कीजिए। अब साथ ही में आप देखिए, हमने आज रिपोर्ट कार्ड निकाला है इंफॉर्मेशन कमीशन का, और उसमें साफ नजर आ रहा है कि झारखंड और त्रिपुरा 2 ऐसे कमीशन हैं जहां पर एक भी आयुक्त नहीं है। मतलब कि रिटायर होने के बाद सरकार किसी की नियुक्ति कर ही नहीं रही, तो आयोग का कोई मतलब ही नहीं रह जा रहा। अगर झारखंड में बैठे किसी साथी को, किसी भी व्यक्ति को सूचना चाहिए, उन्हें सूचना नहीं दे रही झारखंड की सरकार, तो वो उनका जो कमीशन है वो ठप पड़ा है, बंद पड़ा है, उनके पास सूचना नहीं आ सकती। इसके कारण क्या हो रहा है? दूसरी जगहों पर जहां पर कुछ नियुक्तियां हैं, बहुत कम नियुक्ति है। आप महाराष्ट्र में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि महाराष्ट्र के आयोग में 11 कमिश्नर होने चाहिए, लेकिन आज भी अगर हम देखें 5 ही कमिश्नर हैं। और इससे क्या हो रहा है कि कमीशंस में लंबित मामले बढ़े जा रहे हैं। आज अगर हम रिपोर्ट कार्ड जो निकली है उसका देखें, तथ्य क्या है, उसमें नजर आता है कि लंबित मामले, जो पेंडिंग मैटर्स हैं, वो 3 लाख से ज्यादा हो गए हैं आज आयोगों में। तो आप समझ सकते हैं, जब इतना लंबित मामला रहेगा तो कितने सालों में लोगों के पास हियरिंग का मौका आएगा। तो आप ये सोचिए कि गगन जैसे लोग, इतने तमाम और लोग हैं, वृद्ध महिलाएं हैं जिनकी पेंशन आनी बंद हो जाती है, विधवा पेंशन आनी बंद हो जाती है, और वो सूचना मांगते हैं, और सूचना नहीं मिले तो वो आयोग जाते हैं। अगर आयोग में उनका मामला लंबित रहेगा तो उन्हें सालों साल इंतजार करना पड़ेगा सूचना मिलने का। फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद सूचना मिली तो उस सूचना का क्या फायदा है? हम इतनी महिलाओं को जानते हैं जिनका केस आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, पेंशन मिलने से पहले ही मृत्यु हो गई। तो ये तो जो है बिल्कुल अन्याय है। जैसे हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन डिलेड इज इंफॉर्मेशन डिनाइड, तो आप सूचना के अधिकार कानून को बिल्कुल बेकार कर रही हैं सरकारें, अगर वो नियुक्तियां समय से नहीं कर रही। अब एक और जो मामला है जिसको कहकर मैं बंद होंगी अमृता, वो ये है कि इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर्स हैं जिनकी नियुक्तियां होती हैं, कई बार हमने देखा है ऐसे कमिश्नर्स बनाए जाते हैं जो खुद भी पारदर्शिता में यकीन नहीं करते। और मैं नहीं कह रही कि सब ऐसे होते हैं, पर कई बार हमने देखा है। और उसके कारण क्या हो रहा है? एक चीज हम देख रहे हैं कि कमिश्नर जहां पर नियुक्त हो रहे हैं वो बहुत कम केसेस की सुनवाई करते हैं।
हमने देखा कई कमीशंस में कमिश्नर दिन में 1 या 2 केसेस को ही सुन के उठ जाते हैं, जबकि लंबित हजारों में मामले पड़े हैं। तो ये तो सरासर सूचना के अधिकार कानून का बिल्कुल खत्म करने वाली बात है। दूसरी चीज, कमिश्नर्स जो हैं वो पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है और ये शुरू से है, ये आज की समस्या नहीं है। हम लगातार ये रिपोर्ट कार्ड्स निकालते हैं और हर रिपोर्ट कार्ड में नजर आ रहा है, इस साल भी पता चला है कि जिस केसेस में पेनल्टी लगनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, 100 में मिलना चाहिए तो 5 केसेस में ही दंड मिला है। तो इससे तो क्या होता है कि जो पीआईओ हैं उन्हें लगता है कोई बात नहीं, हम सूचना नहीं देंगे तो हमें कोई नहीं हमारा कुछ बिगाड़ सकता। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत गंभीर समस्या है। और तीसरी चीज जिसके बारे में हम बहुत चिंतित हैं वो ये है कि कई कमिश्नर्स अब ऐसे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो पीआईओ को तो कुछ नहीं कहेंगे, कोई दंड नहीं देंगे, लेकिन जो सूचना मांग रहे हैं उनको हम बैन कर देंगे, हम कहेंगे आप ब्लैकलिस्टेड हैं, आप सूचना नहीं ले सकते हैं। ये कहाँ लिखा है कानून में? और ऐसी सी चीजें हम देखने को मिल रही हैं। 2019 में सरकार ने कानून का संशोधन भी इसीलिए किया कि किसी तरह से वो जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर्स हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है उस पे अंकुश लगा दें। तो अब जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, वो तय करती है कि कार्यकाल, सैलरी, पेंशन हर कमिश्नर की क्या होगी, जिससे कि एक डर बना रहे कमिश्नर्स पर। तो ऐसे में मैं केवल यही कह के अंत करना चाहूंगी अपनी बात को कि हम और आप जो नागरिक हैं इस देश के, हमें बहुत जरूरत है कि हम सूचना के अधिकार का कैसा क्रियान्वयन हो रहा है और हमारे आयोग कैसे काम कर रहे हैं, इस पर लगातार नजर बनाए रखें। वही एक तरीका है कि सूचना का अधिकार सही से चलेगा। हम आयोगों की अगर देखेंगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं, आयुक्त कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ऑर्डर दे रहे हैं, तभी वो कमीशन सही से चलेंगे और उसके लिए हमें सूचना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी रिपोर्ट दिखा रही है कि एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो कमीशंस को देनी होती हैं, वो उन्होंने ज्यादातर कमीशंस ने नहीं बनाई हैं। 2020 और 21 की भी रिपोर्ट जो है वो 70% आयोगों ने अभी तक नहीं बनाई। ऐसे में फिर लोगों को कैसे सतर्कता बरतेंगे, लोग कैसे एंगेज करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे अपने कमीशंस का काम। और उसके लिए आज जो हम चर्चा करेंगे वो बहुत जरूरी है कि हम चाहते हैं कि कमीशंस की जो हियरिंग्स हैं वो लाइव स्ट्रीम हो। हम सब देखना चाहते हैं, हम बोलेंगे नहीं बीच में, लेकिन हम सुनना चाहते हैं कि हमारे कमीशंस कैसे काम कर रहे हैं, हमारे कमिश्नर जब हियरिंग कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहे हैं। और ये कोई आसमान से आई बात नहीं है। हमारे देश में अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी अपनी हियरिंग्स को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स क्यों नहीं कर सकते? ये आज का एक बड़ा सवाल है। और मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट अंजलि। मैं ब्रीफली इंग्लिश में एक समरी ट्रांसलेशन दूंगी। आई विल डू अ ब्रीफ समरी ट्रांसलेशन of what Anjali said, and we'll be having translations throughout this meeting. So if a speaker speaks in Hindi, I will be doing the summary translation. So Anjali basically spoke to us about how there was a very vibrant and widespread struggle for the Right to Information Act in India, and it really involved people from all walks of life. It involved people from the villages, from the urban slum, students, activists, academics, lawyers, and it's really this vibrancy, and it's really a very vast cross section of people who've also been using the Right to Information Act, using it right from their day-to-day rights to questioning the highest offices, whether that's the Supreme Court or the Prime Minister's office or the Cabinet Secretariat.
Anjali said that the COVID pandemic really showed the importance of access to timely information. She spoke to us about how access to where oxygen was available, where ventilators were available, where essential drugs were available became so crucial during the COVID pandemic. And it really shows why it's crucial for people to have access to information in a form where they can understand it and really use it when it's needed. She said it's not surprising that there's been a pushback from the government on the Right to Information Act. The RTI is used very vibrantly. Every year, millions of RTI applications are filed. So she said the pushback from the government can be looked at in many different ways. She highlighted about 3 kinds of ways in which the government has been pushing back on the right to information. The first way, she said, is that there is this new trend that's emerging where the government simply says that we are just not maintaining data. She spoke to us about whether when people wanted to know how many people died due to oxygen shortage during the COVID pandemic, or how many migrant workers were affected or even lost their lives during the distress caused due to the COVID pandemic when they walked hundreds of kilometers to their houses. On both accounts, the government said, we are no longer maintaining this data. So she said, once the government starts saying that we are not maintaining data, then how do you actually seek access to information? Because information requires the government to maintain data, and it's only then that I start accessing that information and using it to hold the government accountable. She also said that increasingly there's a trend of public information officers simply denying information without citing any clause for denial of information, which in itself is a violation of the Right to Information Act. And she said the only solution for citizens in such cases is to actually go and appeal to the Information Commission. She said governments have understood that there's no way to stop people from using the Right to Information Act. You can try to pressurize people, you can try to threaten them. In some cases, we've unfortunately even seen killings of RTI users, but even that has not deterred people from using the Right to Information Act for accountability. So she said the government has understood that there's no way to stop people, but they are trying to control and undermine the functioning of information commissions, because really that battle over whether or not you get access to information happens in the information commissions. Information that's convenient is easily disclosed by the government, but it's for the sensitive information where one has to go up to the commissions. She said if you look at how the government is undermining commissions, she said one way is that they're just not making appointments. So when there are vacancies, they're not filling those vacancies. She said that the report card of information commissions, which was in fact released by Satark, Nagrik, Sangathan today, highlights how in the country 2 information commissions are completely defunct, the Commission of Jharkhand and Tripura, because not a single commissioner has been appointed. She said if you look at some of the other commissions, because the government is not making timely appointments, the pendency is at alarming rates. All over the country, more than 3 lakh, that's 300,000 appeals and complaints are actually pending before commissions. And if you look at the case of Maharashtra State Information Commission, which she highlighted, she said there is more than 100,000 cases, nearly 100,000 cases pending, and there are only 5 information commissioners in that commission, even though the Supreme Court had directed that commissions with large pendency should function at full strength. She said the other issue with commissions is also that there is tardy disposal. So even where there are commissioners, a question of how many cases are you really disposing every single day. She said the report highlights that there are some commissions in which only 1 case in a day is being disposed, even though the pendency is more than 10,000. The last thing that she said was that commissions also need to be transparent about their own functioning. As watchdogs of the RTI Act, the responsibility really lies on them to set the tone for transparency. And she said many commissions have been found lacking in terms of not even publishing their annual reports, which is actually a statutory obligation under the Right to Information Act.
She said there's an urgent need for all of us, for people across the country, to get together and have a strong public campaign to make sure that commissions function as envisioned under the Right to Information Act as friends of information seekers. And she said that, in fact, today we'll be putting forth a demand to say that information commissions should start live streaming of all their proceedings. She said it's not like we're asking for the sky or something. If we look at it in India today, we now have live streaming of constitution benches of the Supreme Court, and many high courts are actually live streaming all their benches. So Anjali said that that's something that we would like to put forth today, and that's what she ended with. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, आपने पूरी एक अपनी चर्चा हमारे सामने रखी। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ देश भर से साथी जुड़े हैं। मैं अभी लिस्ट में देख रही थी, हमारे साथ झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, सारे राज्यों से जुड़े, और कई साथियों ने वीडियोस भी भेजे हैं अपनी बात रखते हुए। तो अभी मैं एक वीडियो प्ले करूंगी एक साथी का, झारखंड से प्रवीर पीटर है, जो एनसीपीआरआई से भी जुड़े हैं और वहां के राज्य के अभियान से भी जुड़े हुए हैं। और प्रवीर हमसे बात करेंगे कि क्या हालात हैं इस टाइम पे झारखंड में, और वीडियो के बाद मैं ब्रीफ उसका एक ट्रांसलेशन भी दूंगी। सो वील नाउ लिसन टू अ शॉर्ट वीडियो from the state of Jharkhand on the functioning and implementation of the Right to Information Act in that state. जोहार साथियों, मेरा नाम प्रवीर है और मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो झारखंड में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके बारे में कुछ दो शब्द कहने के लिए कहा गया है। और ख़ास तौर से अभी जो मैं जो बात रखना चाहता हूँ वह यह है कि झारखंड में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो पोस्ट हैं वो सारी जो है वो खाली हैं। द स्टेट हैज़ अ प्रोविजन ऑफ 6 commissioners इंक्लूडिंग अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हाउएवर ऑल 6 posts are lying vacant since May 2020। सो पिछले इंफॉर्मेशन कमिश्नर हिमांशु शेखर चौधरी थे जो मई 2020 में रिटायर किए, और उसके बाद झारखंड सरकार के पास उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि झारखंड सरकार का कहना यह है कि जो अभी यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की और जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो कहती है कि क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अभी नियुक्त नहीं हुए हैं, वो तय नहीं हुआ है, इसलिए यह जो डिसीजन है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होंगे ये अभी तक इसके डिसीजन नहीं हो पाया है। पिछले साल जो है झारखंड सरकार ने कई इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए ये बायोडाटाज लिए थे, और वो करीब करीब मुझे हम लोग को बताया जाता है, पेपर में आता है कि करीब 300 एप्लीकेशंस आए थे, लेकिन वो सारे पेंडिंग्स है। और अभी के समय में ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर काम नहीं कर रहा है, इससे बहुत जनता को बहुत ही दुख का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि करीब करीब 15,000 से लेके 20,000 तक की अपील्स ऐसे बोली जाती हैं कि ये इतनी लाइंग है, और ये अलग अलग विभागों में के से संबंधित मामले दिए गए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, रोड कंस्ट्रक्शन के, माइनिंग के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, और ये सारे जो एप्लीकेशंस है वो कमीशन में पेंडिंग है। तो हमें कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। So that was Praveer Peter from Jharkhand talking to us about the state of implementation in Jharkhand, and he told us that the Information Commission in Jharkhand has been completely defunct since May 2020, which means for the last 29 months people have had no recourse to the Information Commission if they are denied information under the Right to Information Act. He said that according to estimates, nearly 15 to 20,000 appeals or complaints have perhaps been piling up in the commission. And he said that there is
crucial information related to forests, related to mining, related to basic entitlements that people have been seeking. And though they've been denied information, they've had no recourse to the commissions. Jharkhand is a mineral-rich state, and we know that the RTI Act has been used very, very effectively and vibrantly in that state for those issues. So thank you very much for that, Praveer. अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री बिमल जुल्का जी को. जैसे मैंने बताया कि वो मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं केंद्रीय सूचना आयोग के. इनफैक्ट अभी हाल ही से पहले वो ही हमारे चीफ थे CIC के, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय पर चीफ थे जिस समय कोविड ने पूरे देश को पकड़ा था और एक सवाल उठा था कि क्या अब हमारे कमीशन चल भी पाएंगे कि नहीं. तो उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला कि कमीशन कैसे चालू रहे. और मिस्टर जुल्का, हम आपसे ये भी थोड़ा सुनना चाहेंगे कि जो डिमांड एक रखी जा रही है ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कमीशन, उसको लेके आपका क्या कहना है. सो आई इनवाइट मिस्टर बिमल जुल्का, फॉर्मर चीफ ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, टू शेयर हिज व्यूज विद अस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 minutes, and after you speak, Mr. Julka, I'll do a summary translation in the other language. Thank you. Thank you very much, Anjali ji and Amrita and your Sangathan. I'm indeed very grateful to you for inviting me for this seminar and discussion centered around the implementation of the RTI Act. If you permit me, I think I'll just switch off my video because of the bandwidth problem. I'll carry on with my audio. My respects to the distinguished speakers present today, as also to the respected audience which is listening to this program, and I'm told that it is being live streamed also. So it's a great opportunity for me to share some of the thoughts and also some of the issues that we dealt with and the initiatives that we took during the peak of pandemic, the COVID pandemic. At the outset, I would like to say that we are all very well aware that democratic government stands on two pillars, namely transparency and accountability, as its fundamental goal of a democratic government, to put people's will into action and be answerable to the people for the same. Now, several countries have implemented Right to Information Act or Freedom of Information Act in different formats, but the focus has been basically that an easy and reliable access to information for people all over the world is a paramount requisite of every democratic republic, and the Right to Information Act 2005 is a fine example which aims to suffice the objective of effective and smoother delivery of information to the people. Now, at the cost of repetition, let me take you back to the preamble and short title of RTI Act 2005, which reads, "An act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and the State Information Commission, and for matters connected therewith or incidental thereto." Now, it draws its strength basically from Article 19(1)(a) of the Constitution of India. The Supreme Court itself, in a plethora of cases, had opined that for the functioning of a healthy and well-informed democracy is transparency. So transparency and accountability are the buzzwords for this. Now, if we come to the definition of what is public good and what is public interest, no, that has also been debated time and again by various courts. The public interest, it has been stated, means general welfare of the public, something in which the public as a whole has a stake. Public interest does not have a rigid meaning, and it takes its color from the statute in which it occurs, the concept varying from time and state of society and its needs. At the same time, Honorable Supreme Court in April 2018, I am trying to draw your attention to the nuances, that have undergone change by various court rulings. Now, it has also stated that frivolous or motivated public interest litigations detract
from the time and attention which courts must devote to genuine cases. Now, this is April 2018. This was the decision of the Honorable Supreme Court. Now, what is happening is that, having said this, we have seen that the various sections in the RTI Act, they have their own importance and significance. And Madras High Court, now in 2021, April 2021, while taking up the petition of constitution of additional benches at the state and central level information commissions to respond to COVID-related cases, it had held that it may do well for the state and center to consider whether, particularly during the present COVID crisis, benches of the State Information Commission and the Chief Information Commission can take up matters on the virtual mode upon indicating an e-filing system to deal with COVID-related matters at least for 3 to 4 hours a day. So that was the kind of importance which was attached by Honorable High Court. Now, several clarifications had been issued by the Department of Personnel and Training from time to time over the years. Now, coming to some of the benefits, as Anjali ji had pointed out, I feel that this act has been very beneficial for a common man. Now, some of the highlights of the cases that I have looked at now are, number one, the suo motu disclosure of COVID-19 treatment centers and appointment of nodal officers for all COVID-19 queries. Now, this was a decision which was given way back in June 2020, when the COVID had just begun, by April, May, and there were a spate of applications which were coming to the commission. So out of turn hearing of these applications was allowed because it was an emergent situation. So keeping in view the crisis that is prevailing, the commission suo motu undertook to hear these petitions. And various issues were highlighted during these deliberations of these cases. One was the appointment of a competent authority for COVID matters. The health ministry people were applying and they were running from pillar to post as to which section or department or division will deal with this matter. So that's why the commission had ordered that there should be an appointment of a competent authority for COVID matters. The COVID appropriate behavior should be defined. ICMR guidelines which were published from time to time should be made open for the public in different languages so that public comes to know what are the guidelines issued by ICMR. Testing facilities, labs, and the cost. That was also one of the critical aspects which Anjali ji had also highlighted, that where are the testing facilities available? Which nook and corner of the country can we go and see that these testing labs and facilities are available, and at what cost? The cost should also be spelled out very clearly, and it should be on the notice board that this is the cost which you have to bear. Availability of beds in COVID hospitals state-wise. Availability of ambulances and the charges, because people were running helter-skelter at that time. The ambulances were also not available, and a lot of people did not know which are the COVID hospitals state-wise. Oxygen requirements and its availabilities, medicine availability, procedure for procuring critical medicines. Remdesivir, as you all know, I think it has become a common name in every household, that everybody was asking for remdesivir. And so we said that medicine availability should also be declared, and there should be ease of providing health services to a common man. Then notify crematoriums and costs for burials and cremations. The burials, cremations, etc., they should be notified where exactly the man can go and then bury their near and dear ones in case of any casualty that was happening because of COVID. Now, collection of data of COVID patients for academic research. Now, this was out of my personal experience as additional collector relief operations during the Bhopal gas tragedy way back in 83-84. When I was posted as additional collector relief operations right in the midnight of 3rd December 83. And straight away we were sent to the teams were sent to the Chola Road, the North Bhopal, where the gas leak had occurred. And it was very difficult, to collect the data and all, and also do some academic research for future,
as to what measures, precautionary measures that we can undertake to ensure that such kind of instances do not recur. So here also the same effort was made to ensure that academic research, the data is collected for academic research for future, and so that people, the research and development authorities, they should be prepared to handle this kind of a occurrence in future. Then insurance and other medical relief related measures, interministerial correspondence. Now, these were some of the issues that were highlighted in the decisions which were given by the Commission at that point of time. Now, amongst some of the other issues which I think gained attention at that point of time was the issue regarding Medical Council of India. Now, what has happened was that at that time, Medical Council of India, as you know, that common man goes to a small place in the village. I'm not talking about the metropolitan cities where people are generally aware and more literate also, but in the common, in the villages in the remotest corner of the country. Now, it is not possible for everybody to go and check up whether the doctor or the practitioner there is a qualified doctor or not. Is he a registered medical practitioner or not? He is writing some prescription based on which the deaths have taken place, and yet he is not responsible. So that was one of the issues which was brought before the Commission. And the Commission had decided that all such matters, there should be a registration number allotted to each and every medical practitioner. And without the registration number, they should not be allowed to service any patient. And I am happy to note that Medical Council of India at that point of time had issued directions that everyone should indicate that what is the registration number that they have. And without registration numbers, no prescription could be given. Now, another issue was about the DDA. Now, the Delhi Development Authority, as you all know, the spate of applications were coming from the Delhi Development Authority side as to whether water, electricity, horticulture, maintenance of parks, public places, all these issues were under attack. And several RTI applications were being filed. And we did not know that what exactly is the response, because there also the different kind of authorities, different divisions within the DDA, they were not answering and they were shifting blame from one to another. And so those decisions were very, very critical at that point of time, when Vice Chairman DDA was made responsible to ensure that there is some kind of a coordination and symmetry maintained within the organization to ensure that such information is passed on to in the interest of common public. Now, also related to it was the permissions being given to the malls. Now, various apartments, various malls, they were being granted permission, and the efforts were made to ensure that these permissions which are being granted, the entire map and the architecture framework should be displayed on the notice board. Let it be on the website so that everybody can see that what are the exit, what are the entry points, how many square feet of space is being allotted to which shop, which mall, and which apartment, how much space has been allotted to whom. So all these issues were also taken into account. So that way, I think efforts were all being made to ensure that the larger public interest is also served. Now, having said that, and having faced some of these situations during that time, I must say that most of the NGOs and organizations like Anjali ji's and Amrita ji's organization, they came forward and they really supported the Commission. We also conducted a training session with our colleagues in the State Information Commissions to ensure that they also follow the same model. And the best part was that during COVID times, we never closed down our office, even for one day, except during the peak period of 15 days, which was, I do recall that between March 25th March 2020 to 5th April 2020. That was the time where the entire the entire government was shut down. And that's the time that I think 10 days we may have closed down the office. But after that, the office was open, and it was open for the public. And we were trying to reach them through WhatsApp messages. We were trying to reach through the WhatsApp video conference calls, so that, at least they are heard wherever they are, in whichever part of the country they were. And
the data which was available with the Central Information Commission was digitized, and the copies of such digitized data was placed on the screen, so that, in case somebody does not possess the papers at the time of hearing, at least he can see the data which is digitized and which is scanned and kept ready for his perusal, and he can refresh his memory and give the answer. So both the applicant and the public information officer, they were both privy to that information so that they could see it and then reply to the queries. Now, simultaneously, I would also like to draw your attention to some of the issues that we confronted. That was regarding the misuse of the RTI Act. Now, several courts have also opined that misuse of RTI Act has to be appropriately dealt with, otherwise the public would lose faith and confidence in this Sunshine Act. This was a decision of the Delhi High Court in 2014. Now, another case was that though reasons for seeking information is not required to be disclosed, but when it is found that the process of law is being abused, the same became relevant. Now, neither the authorities created under the RTI Act nor the courts are helpless if they witness the provisions of law are being abused and owe a duty to immediately put a stop thereto. Now, that was one of the cases in which I remember as CIC, I had given a decision because this was a personal information sought by one of the applicants in his or her own case regarding appointment in Rashtrapati Bhavan's office. And there, the High Court itself, when the matter went up to appeal in High Court, then High Court penalized the applicant with 25,000 rupees. This was one of the unique cases which came to my knowledge later on after I had demitted office. But this was also one of the issues that was brought out. Now, in nutshell, if we look at the way forward and the challenges ahead, I would suggest that the challenges to cope with the RTI application, number one is to greater use of technological tools. I think now that mobile phones have become available all over the country, each and every household probably has mobile phones. Everybody carries a mobile phone. So the use of technology can be effectively utilized to ensure that the RTI applications are heard, even if they are not physical, but at least through virtual means, we can do that. Then suo motu disclosure of information. Now, Section 4, it's very clear that suo motu disclosure of information by all public authorities at regular intervals on public platforms like internet is critical for ensuring access to information. Now, we have to ensure that the public authorities must utilize this opportunity to ensure that the information is put on their website. Each and every details of the information is put on the website. Then record keeping. If I could request you to please wrap up in about a minute. Yeah, I'll just. Then record keeping of the public authorities, that is something which is again very, very critical. And last but not the least, there is a greater awareness and understanding of the term public interest. I think that is something which organizations like yours can really play a very critical role. Now, there have been certain issues that have cropped up from time to time, considering the sensitivities of the RTI information and the rulings of various courts. I think there should be, the role of judiciary should also be reviewed, and we should sit together and work out a mechanism to thrash out some of those issues so that, it is, we are able to provide a mechanism which is best beneficial for the common man. I think some of these issues I tried to summarize here, and in case there are any queries or suggestions, observations, I'll be very glad to answer. Thank you, and sorry for exceeding your time limit. No, thank you so much, Mr. Bimal Julka. You have so much to share, and I think some of the issues that you highlighted on orders of the Commission during COVID was very, very significant. I'm going to do a brief summary translation in Hindi. We have friends from, I was just seeing about 10 to 12 states from India, so many of the people would like to hear what you said also in Hindi. So, मिस्टर बिमल जुल्का ने हमारे साथ शेयर करा कि उन्होंने शुरू में अपनी बात ये रखी कि सूचना का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, और कि सूचना का अधिकार जो है वो हमारे अनुच्छेद 19 संविधान के वहां से आता है, जो कि हमें बोलने की आजादी देता है। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा अब
विश्व भर में एक समझ बन गई है कि बिना जानकारी के, बिना सूचना के अधिकार के लोकतंत्र का कोई मायना नहीं रहता। उन्होंने बोला कि सबसे जो जरूरी एक मूल्य है सूचना का अधिकार का, वो है जनहित, कि जनता के हित की जो जानकारी है। उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत बारीकियां एक्चुअली बताई हमें सूचना के अधिकार कानून की। उन्होंने हमें बताया कि कैसे कोविड के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश पास किया था कि कोविड के चलते केंद्रीय सूचना आयोग और आयोगों को भी स्पेशल कोविड बेंचेस बिठानी चाहिए जो प्रायोरिटी और आउट ऑफ टर्न हियरिंग दे कोविड रिलेटेड मैटर्स को। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आरटीआई एक्ट कितना फायदेमंद रहा कोविड के दौरान। उन्होंने बताया कि अगर हम देखें तो अस्पताल से लेके अस्पताल में कितने बिस्तर हैं, कहाँ पे लैब में टेस्टिंग हो रही है, कहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, कहाँ पे एम्बुलेंसेज हैं, और हर एक चीज का कितना कॉस्ट है, वो सारी चीजों के ऊपर कमीशन ने आदेश दिए कि ये सारी चीजें जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और बोर्ड्स पे लगनी चाहिए और वेबसाइट पे आनी चाहिए। साथ ही में एक ये भी आदेश दिया कि कोविड की जानकारी के लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें जो कि सारी कोविड रिलेटेड जानकारी से डील करें। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद एक आदेश दिया कि रिसर्च पर्पसेस के लिए ऐसी जानकारी जो हो सकता है आमतौर पे ना भी मिले, उस टाइप की भी जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस के मामलों में भी कई जानकारी निकल के आई, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक बहुत जरूरी एक इंटरवेंशन रहा, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के दौरान नुक्कड़ पे डॉक्टर बैठ गए थे कि हम आपको कोविड का इलाज बता देंगे। तो वो चीज रोकने के लिए, गलत किसी किस्म के डॉक्टरों को रोकने के लिए जो कि ट्रेंड नहीं है, एक ये भी निकला कि हर एक प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ वो जरूर उपलब्ध होना चाहिए। उन्हें बताया साथ कोविड के अलावा जो 2-3 बड़े मुद्दों पे जिस पे काम हुआ है वो है कि जो डीडीए है, जो दिल्ली में सारे जमीन के ऊपर जिनका हक है और जो सारी जमीन का देता है कि कहाँ पे मॉल बन सकता है, कहाँ पे विकास हो सकता है, वो सारे प्लान्स और डेवलपमेंट के नक्शे वेबसाइट पे आ जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से केंद्र सूचना आयोग केवल 10 दिन के लिए बंद रहा जब वो पहला लॉकडाउन लगा था, और 10 दिन के अंदर अंदर ही तय कर लिया आयोग ने कि हम कैसे खोलेंगे और कैसे काम करेंगे कि कोविड से भी हम लोग बचे रहे लेकिन काम ना रुके, क्योंकि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने बताया कि उस समय व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए, ऑनलाइन के जरिए कैसे हियरिंग्स चलती रही, और जहां पे ये दिक्कत आती थी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्योंकि वो तो ऑफिस में बंद है, तो वो स्क्रीन शेयर करके कैसे डॉक्यूमेंट्स दिखा देते थे। उन्होंने साथ में एक बात ये भी रखी कि कई बार कई जगहों से कुछ दुरुपयोग की भी बातें निकल के आती है। उन्होंने बोला कि हमें हर एक चीज के बारे में सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और चर्चा आपस में करते रहनी चाहिए कि कैसे हम लोग सूचना के अधिकार का जो सही उपयोग है, जो जनहित वाला उपयोग है, उसको कैसे और बढ़ाते रहें। और उन्होंने अपनी बात खत्म करते समय बोला कि बहुत जरूरी है कि जो धारा है सूचना के अधिकार कानून की जो बोलती है कि सरकार को खुद ब खुद जानकारी हमें तक पहुंचानी है, उसको और मजबूती से लागू होने की जरूरत है, और जनहित क्या है इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर जुल्का, बिग थैंक यू टू यू मिस्टर जुल्का। एंड नाउ वील हियर फ्रॉम गुजरात वेयर Pankti Jog, who's part of the national campaign for people's right to information and also part of the campaign for right to information in Gujarat. She has sent us a video. We are joined by friends from more than 10 states in this meeting right now. So I'm going to just play her video and then I'll provide a brief summary or translation of the video, and then we'll hear from Miss Indira Jaising after that. सबको जिंदाबाद। मैं पंक्ति गुजरात से। आरटीआई को लागू होते हुए अभी 18 साल हो चुके हैं। आज के इस शुभ अवसर पे मैं सबको बधाई देती हूँ। सूचना के अधिकार के सामने अभी बहुत सारी चुनौतियाँ खड़ी हैं और उसमें से एक बहुत बड़ी चुनौती है सूचना आयुक्तों का काम करना या ना काम करना। गुजरात के सूचना आयुक्त की अगर हम बात करें तो उन्होंने पिछले 1 साल में लगभग 11 जितने आवेदकों को ब्लैकलिस्ट किया है, ये कहते हुए कि उन्होंने सूचना का
का अधिकार का इस्तेमाल बार बार किया है और उन्होंने बार बार एक ही अथॉरिटी से सूचना मांगी है आरटीआई लगा के। अब ये जो सूचना आयुक्त का ये जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स कंप्लीटली गैर कानूनी हैं और इसका बहुत ही जोर शोर से विरोध भी हुआ है। हमें सूचना अधिकार की हमारी जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर भी ऐसी शिकायतें आवेदकों की आती रहती हैं, अपीलकर्ताओं की आती रहती हैं कि कमीशन में जब वो सुनवाई के लिए जाते हैं तब कमीशन कहीं ना कहीं सूचना अधिकारी जो आरोप लगाते हैं आवेदकों के ऊपर कि हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, ये ऐसी सूचना मांग रहे हैं कि ये जिसका कोई मतलब नहीं है, ये सभी जो आवेदकों को ऊपर लगाए हुए आरोप है वो उसी का समर्थन करते हुए कमीशन कहीं ना कहीं आवेदकों को डराने की बात करते हैं। आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आप इसका क्या करोगे, इसमें कहाँ पब्लिक इंटरेस्ट है, आपका व्यवसाय क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी जाती है कि हम आपको ब्लैकलिस्ट करेंगे। ये सभी जो मुद्दे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बाबत है क्योंकि कमीशन जो है वो सूचना आयुक्त का काम ही है सूचना के अधिकार का रक्षण करना और आवेदकों को वो सूचना दिलाना और उस अथॉरिटी में पूरा पारदर्शिता से काम हो और वो पूरी जानकारी लोगों को मिले, इस तरीके के सिस्टम परमानेंट स्वरूप से हो, इसीलिए काम करना और उसके लिए जो जरूरी प्रावधान करने हैं या जो भी बदलाव लाने हैं सिस्टम में उसके लिए ऑर्डर करना, ये तो पूरा का पूरा उससे उल्टा ही कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा है। और आवेदकों को सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कोई गलत काम किया हो उस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। गुजरात में सूचना के अधिकार के साथ काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उन सबका एक साझा मंच है आरटीआई एकता मंच, और उस आरटीआई एकता मंच के प्लेटफॉर्म से हम सब ने कमीशन को उनकी सुनवाई की जो प्रक्रिया है उसको लाइव स्ट्रीमिंग करने की डिमांड की है। हालांकि कमीशन ने उसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। हमने ये बात हमारे जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैं और गवर्नर राज्यपाल श्री हैं उन्हीं को भी कहा हुआ है कि सूचना के अधिकार का सूचना के अधिकार का अगर अच्छी तरीके से पालन होना हो तो उसमें सूचना आयुक्त की भूमिका बहुत अहम है और उनकी So that was Pankti from Gujarat, who was sharing with us that in the last 2 years, the Gujarat Information Commission has in fact blacklisted or banned 11 RTI applicants on the pretext that they were misusing the Right to Information Act. So she's raising questions on, does the commission have these kind of powers to actually blacklist someone on the pretext that they are misusing the Right to Information Act, the right to information being a fundamental right. She said also because in Gujarat they run a very vibrant helpline, she said we get a lot of calls from people who say that if the government official says that, oh, I'm feeling harassed or there's some kind of trouble, the commissioner just takes that at face value and passes adverse remarks against the RTI applicant. She said that the state campaign has already started a demand for live stream of proceedings of the Information Commission. I'd now like to invite Ms. Indira Jaising. Indira Jaising ji is a senior advocate in the Supreme Court of India, and she's also the co-founder of the Leaflet. This meeting today is being co-organized by Satark, Nagrik, Sangathan and the Leaflet. And Indira ji has been leading the fight for transparency of the judiciary itself. She was in fact the counsel in the case which ultimately has led to live streaming of judicial proceedings of the High Court and also now of the constitution benches of the Supreme Court. तो अब मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस इंदिरा जयसिंह जी का, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और को फाउंडर है लीफलेट की। आज की जो हमारा कार्यक्रम है वो सतर्क नागरिक संगठन और लीफलेट ने मिलके इसका आयोजन किया है। और इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट के खुद के पारदर्शिता को लेकर बहुत समय से संघर्ष कर रही हैं और उन्हीं के एक केस के बाद ये लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है कई हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी। So Indira ji, we'd like to hear from you about that whole struggle on making those proceedings and getting them to start live streaming, and also that is it time to push for something similar for information commissions and other independent institutions. I request you to speak in 10 to 12 minutes in any one language and I'll do a summary translation after that. Thank you. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you very much for
inviting me today. And I'm sorry if some of what I'm saying is a repetition, but I assure you I'll be as brief as possible. So, as a lawyer, एक वकील होने के नाते मुझे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर न्याय किस चीज को कहते हैं? What is justice? तो इसका जवाब यही है कि justice includes multiple conceptions, such as, for example, substantive justice. Substantive justice का मतलब है कि that the judgment you deliver must be fair. फिर सवाल उठता है कि fairness का क्या मतलब होता है? तो उसका जवाब मैं हमेशा ऐसे ही देती हूँ कि हमारे संविधान का आप प्रिएम्बल देख लीजिए, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देख लीजिए, आप फंडामेंटल राइट्स देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि हम फेयरनेस किस चीज को कहते हैं? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, the right to speech and expression, the right to associate, the right to move freely towards the territory of India. And अब तो सुप्रीम कोर्ट में इन अधिकारों में और भी अधिकार जोड़ दिए हैं, such as right to health. हम कोविड के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन वो भी एक right to health का हिस्सा हो चुका है. तो ये है एक न्याय का डेफिनेशन. लेकिन ये सवाल आता है कि न्याय का एक और भी डेफिनेशन है, वो है कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके माध्यम से हमें न्याय मिलता है, उनमें भी हमें एक तरह की सुविधा होनी चाहिए. अगर आप कहोगे कि चलते 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 आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलोगे, उसके बाद अपील में जाओगे, उसके बाद सेकंड अपील में जाओगे, उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाओगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, 20-30 साल गुजर गए और एक वकील को हायर करने के लिए आपको 6-7 लाख उससे ज्यादा भी पैसे देने पड़े, तो इसको हम न्याय नहीं कहते हैं. तो ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आपको ये समझना होगा कि एक्सेस टू जस्टिस जिसको हम कहते हैं, आपको अंजलि अमृता इसका ट्रांसलेटिंग करके देंगी कि एक्सेस टू जस्टिस को हम क्या कहेंगे. लेकिन एक्सेस टू जस्टिस जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार है, क्योंकि उसके बगैर जस्टिस की कोई मायने नहीं लेती. जस्टिस अपने आप चल के आपके पास नहीं आती है, आपको जस्टिस के तरफ बढ़ना पड़ता है, कदम बढ़ाना पड़ता है. इसीलिए वो जो एक तरह की सीढ़ी बनाई हुई है, जो प्राविधान है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करना ये एक बहुत ही जरूरी चीज है. और इतना समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एक मूलभूत अधिकार नहीं है, लेकिन एक मूलभूत अधिकार होने के अलावा एक एक्सेस टू जस्टिस का मीडियम भी है. क्योंकि आप सब जानते हो कि हम इंफॉर्मेशन क्यों मांगते हैं, किस लिए मांगते हैं. हम इंफॉर्मेशन इसलिए मांगते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को लेके हम अपने अधिकारों को पा सकें. तो ये आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक तरह की एक सीढ़ी की तरह आपको इसका आपका दृष्टिकोण होना पड़ेगा कि ये एक स्टेप इन एड है हमें जस्टिस के तरफ, और इसलिए वो एक्सेस टू जस्टिस बहुत ही जरूरी है. तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस में कह रखा है, अनीता कुशवाहा, मुझे सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बाद में भेज सकती हूँ. एक्सेस टू जस्टिस का मतलब होता है कि स्टेट मस्ट प्रोवाइड एन इफेक्टिव एडजुडिकेशन मैकेनिज्म. इट मस्ट प्रोवाइड रीजनेबली एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस. जैसे मैंने कहा, आप एक रिमोट विलेज से जाओगे दिल्ली अपना केस लेके या स्टेट कैपिटल, उसको हम एक्सेस जस्टिस नहीं कह सकते हैं. उसके अलावा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, उसके अलावा एकदम स्पीडी जस्टिस मिलनी चाहिए. ये ना होने के कारण हम कहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला. इतना होने के बाद मैंने 2018 में अपने ही नाम में एक PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट में. उसमें मैंने कहा था कि देखो, सुप्रीम कोर्ट एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ 2 लोगों के बीच में सीमित नहीं रहता. सुप्रीम कोर्ट का फैसला
पूरे देश पे लागू होता है, चाहे दो लोगों का झगड़ा हो, चाहे दो लोगों के बीच कोई विवाद चल रहा हो, चाहे दो लोगों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, लेकिन जो जजमेंट आया वो तो हम सबको लागू हुआ। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम PILs कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो फैसला है वो तो फैसले में पब्लिक को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। एक इंदिरा जयसिंह, एक ML शर्मा, एक प्रशांत भूषण ने केस फाइल कर दिया, चाहे उस केस में कितनी भी पब्लिक इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आप और मैं उसमें अगर जुड़ नहीं पाते हैं तो हम उसको पब्लिक कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे बेहतर होगा कि मैं एक अपने ही नाम में पिटिशन डाल दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है, खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की सुनवाई होती है, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। क्यों, किस लिए? क्योंकि हमें राइट टू इंफॉर्मेशन है, और राइट टू इंफॉर्मेशन भी है और राइट टू पार्टिसिपेट भी है। तो आज के जमाने में जो सुप्रीम कोर्ट में होता है उसके बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है इन रियल टाइम। ये नहीं कि फैसले के बाद, लेकिन जब फैसला की सुनवाई होती है उस समय भी देश में काफी ज्यादा चर्चा होती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कोविड के रूप में देख सकते हैं, पा सकते हैं। ये खुशी की बात है कि जब ये केस चल रहा था उस समय का जो अटॉर्नी जनरल था के वेणुगोपाल, उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट नाकार नहीं किया और उन्होंने भी कहा कि मैं इस पिटीशन से सहमत हूँ। मतलब ये हुआ मेरा बताने का कि सरकार ने भी मेरी डिमांड को सपोर्ट किया था। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के लिए सरकार ने सपोर्ट दी और सरकार ने कहा कि ये आर्टिकल 19(1)(a) और 21 के दरमियान इनको ये मिलना चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग, तो हमारे सामने सवाल है तो फिर कमीशंस की हियरिंग क्यों ना लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए। वहां भी इसी तरह के सवाल उठते हैं, गंभीर सवाल, बहुत भारी सवाल, इस तरह के सवाल जिनका जवाब दुनिया भर में महत्व रखता है। तो बहुत सारे कोविड में तो बहुत सारे एक तरफ में हम तो हमेशा कहते हैं कि कोविड तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में भी हमारे लिए आई। इसका दुख तो होगा ही होगा कि कितने लोगों की जान गई, लेकिन उसमें से हमने कुछ सबक भी सीखे हैं। एक तो हमारे प्रीवियस स्पीकर में हमने हमें बता दिया कि कोविड में इंफॉर्मेशन कमीशन का कितना महत्वपूर्ण रोल था, कितने लोगों की जान बच गई होगी उनके इस डिस्क्लोजर से। लेकिन ये भी एक फायदा हुआ कि जो टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत थी वो टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में आ गई। तो मैंने ये कहा जब टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में है तो हम लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 2018 में तो फैसला दे दिया कि हम वी नीड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग अप्लाइज विद इक्वल एंड इफ नॉट ग्रेटर फोर्स टू प्रोसीडिंग्स ऑफ केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड द हाई कोर्ट्स। The pattern of litigation in our country resembles a pyramid. The courts within the district judiciary represent large base of the pyramid and citizens have the greater interface. It is to the court comprised in the district judiciary and citizens can turn to at any time for first access for representing their grievances. तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पे लाइव स्ट्रीमिंग होना काफी नहीं है, हर हाई कोर्ट में होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी चाहिए, हर होनी चाहिए। उनको हम कोई सा जुडिशियल बॉडीज कहते हैं। अब चाहे इंफॉर्मेशन कमीशन हो, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे SC/ST के कमीशन हो, सबकी हियरिंग्स लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए। तो इतना सब होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू नहीं की। अपने ही जजमेंट देने के बाद उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू नहीं की। आखिर एक समय ऐसा आ गया जब जस्टिस ललित ने
6-7 कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बिठा। सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी जो मैंने पब्लिकली रिलीज की, जिसमें मैंने कहा कि आप इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को देखिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहां सुनवाई हो रही है। दूसरी है जहां इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तीसरी है दाऊदी बोरा कम्युनिटी में ये अनटचेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चौथी है जो दलित्स, जो क्रिश्चियन और हिंदू दलित्स हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस देश का एक नागरिक बचा नहीं जिसके बारे में कोर्ट केस चल नहीं रहा है, इसलिए आपको लाइव स्ट्रीम शुरू करना संभव होता है। और ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरा लेटर चीफ जस्टिस यूवी ललित ने फुल कोर्ट के सामने रख दिया कि कहा ये हमारी मांग आई है, और इसके बाद बारे में फुल कोर्ट ने फैसला लिया। यहाँ आने वाले दिनों में लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाइए, बहुत ही आसान बात है, sci.gov.in। आप वहां जाओगे तो आपको एक लाइव स्ट्रीमिंग का बटन मिलेगा, अब वो क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि हाल में अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हो रही है, और वहां पे आर्काइव्स भी हैं, तो आपको जब समय मिले आप प्रीवियस हियरिंग्स भी सुन सकते हो। तो ये हुआ लाइव स्ट्रीमिंग का कमाल और टेक्नोलॉजी का कमाल। टेक्नोलॉजी को हमें वेलकम करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, मैं तो यही कहती हूँ जैसे एक डॉक्टर के हाथ में एक छुरी है, और वो छुरी आप जिंदगी को बचाने के लिए यूज कर सकते हो, वो छुरी आप जिंदगी को खत्म करने के लिए यूज करते हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन वो आपके हाथ में जो हथियार है, जो RTI है, उस हथियार से आप दुनिया का भला कर सकते हो, आप इस देश को एक बेहतर देश बना सकते हो, आप जस्टिस फॉर ऑल ला के दे सकते हो। इसलिए मैं अंजलि वगैरह को बहुत हार्दिक बधाइयां दूंगी कि उन्होंने इतने सालों तक RTI के कानून को संभाल के रखा है। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने आया था वो ये मुझे दिखता है कि रिसेंट अमेंडमेंट्स जो हो गए RTI एक्ट में कि ये कमिश्नर्स की टेन्योर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, और कमिश्नर्स की सैलरी में भी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो ये मैं आपको बताना भूल गई कि जब मैं न्याय के बारे में बोल रही थी, तो ये भी एक न्याय का जरूरी पहलू है कि जो न्याय देने वाले लोग हैं, जिसको हम जजेस कहते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी एग्जीक्यूटिव से दूर रहना, उनको भी एग्जीक्यूटिव से दूर रहना जरूरी है। तो उनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनकी फंक्शनिंग भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जैसे हमारे फॉर्मर कमिश्नर ने बताया कि ये 2 शब्द आप भूलेंगे नहीं, एक है अकाउंटेबिलिटी, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। तो ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करने ही वाला है कि ये अमेंडमेंट्स सही थे कि गलत थे। और ये अगर वो भी लाइव स्ट्रीम हो गया तो वो भी आप खुद देख पाओगे। तो इतना कहने के बाद मैं ये कहूंगी कि live streaming of proceedings in courts and quasi judicial bodies, all tribunals, उसका अब समय आ गया है। इसलिए अगर आप अपने तरफ से ये मांग रखोगे कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, तो आप ये कह सकते हो कि अब तो हमारे लिए कोई एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो लाइव स्ट्रीमिंग रेजिस्ट कर रहे थे। एक था कि लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, पीसेस काट के वो सर्कुलेट करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन। उसका मैंने ये जवाब दिया कि देखो, मिस इन्फॉर्मेशन का एक ही सोल्यूशन है कि जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड क्या था, वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड कोर्ट के पास होना चाहिए। उसके साथ हम मैच करके देख सकते हैं कि ये जो क्लिप सर्कुलेट हो रही है ये सही है कि गलत है। दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि इट विल इनकरेज ग्रैंड स्टैंडिंग, जैसे पार्लियामेंट में। उसका तो जवाब मैंने ये दिया, थोड़ा बहुत शायद होगा भी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम एक फंडामेंटल राइट को डिफीट कर दें।
तो मुझे तो लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ कोई इस तरह का आर्ग्यूमेंट सामने नजर नहीं आया जिसमें से मुझे लगता था कि ये नहीं होना चाहिए। आखिर न्याय जो है, जस्टिस जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही लिख दिया है काफी साल पहले कि जस्टिस मस्ट बी डन इन द ओपन कोर्ट। और वो क्यों? क्योंकि पब्लिक कॉन्फिडेंस हमारे कोर्ट्स के फंक्शनिंग में होनी चाहिए। अब इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है? आप कभी भी YouTube में जा सकते हैं और देख लीजिए कि किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग के को कितने लोगों ने देखा है। सबसे पहले दिन जब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुआ 8 लाख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जाके लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी। उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो गए हैं जहाँ पे लोगों ने अपना अप्रिसिएशन एक्सप्रेस किया है कि हमें ये देख के बहुत खुशी हुई। बहुत लोगों ने तो ये मुझे कहा, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, कहने लगे ये तो हमने तो बॉलीवुड में तो कोर्ट कचहरी के बारे में तो एक दूसरा ही चित्र दिखता है, लेकिन ये तो कुछ और चीज है। तो मैंने कहा हाँ देखो, समझो कि न्याय देनी कोई आसान बात नहीं है, कुछ और चीज है। सिर्फ तारीख पे तारीख नहीं होती है, इसमें न्याय भी दिया जाता है। और आखिर में मैं ये कह के खत्म कर दूंगी कि टेक्नोलॉजी जो है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्पेशली इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन इतना चल रहा है, एक फंडामेंटल राइट तो हो ही गया है। ग्लोबली इट हैज बीन आर्ग्यूड that the major impetus to transparency has been the growth of democracy. लेकिन जब डेमोक्रेसी खुद कोलैप्स होती है, जब सरकार लोगों के हित में सोचती नहीं है, जब सोसाइटी इतनी पोलराइज हो जाती है, फार राइट फार लेफ्ट पता नहीं क्या क्या आइडियोलॉजीज डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे सामने है, उस समय ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत होती है। उस समय किस तरह के वॉचडॉग्स की जरूरत होती है, उस समय राइट टू इंफॉर्मेशन का महत्व और ज्यादा हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, सब इंस्टीट्यूशंस, हर पब्लिक अथॉरिटी पे देखिए कितनी आयरॉनिक बात है। हम कहते हैं कि हमें राइट टू इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये भी तो सवाल आता है हु विल वॉच द वॉचडॉग। और यहाँ पे वॉचडॉग है इंफॉर्मेशन कमीशंस, तो उनको भी वॉच करने के लिए जरूरी है। ये कहने में कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन को एक पब्लिक ग्लेयर में रखने से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, वो कुछ कम नहीं होती है। तो अंत में मैं यही कह के अपना भाषण बंद कर दूंगी कि हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना चाहिए, सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, लेकिन आपको ये भी मांग करना पड़ेगा कि जिसको हम अब हाइब्रिड हियरिंग कहते हैं, मतलब आप अगर कहीं ना पहुंच पाए एक अपना एप्लीकेशन आर्ग्यू करने के लिए, तो आपको वीडियो पे या एक प्लेटफॉर्म पे आर्ग्यू करने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके होने से ये जो आरटीआई के पीछे जो सोच थी उसको हम आगे बढ़ा सकेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। और आपके ट्रांसलेशन करते हुए मुझे थोड़ी तो घबराहट भी होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी चीजें आपने भाषा में समझाई। सो बिग थैंक यू टू इंदिरा जी, एंड आई वाज जस्ट सेइंग दैट आई एम स्लाइटली वरीड अबाउट ट्रांसलेटिंग आफ्टर one of the best Supreme Court lawyers that we've had, and she really explained very complex legal principles in very simple language. So Indira ji spoke to us about, she said we are often asked what is justice, and I always respond by saying it's both substantive and procedural justice, and about the issue of fairness. And she said that it was really from the question of the procedure of justice, and from the question of processes and infrastructure, that the issue of live streaming came up.
She recounted that in 2018, in fact, she took a case to the Supreme Court saying that the public must have access to the process of justice itself, especially in cases of public interest litigation and in cases of constitution benches. She said we have not just the right to access information, but we also have the right to participate. And the right to participate and the right to engage should not only be post facto, in the sense it should not just happen after a judgment has been delivered, but it should be an ongoing process. I get to see how we reached the certain place that we've reached, and therefore it's very important to have access to engage during the proceedings itself. She said what actually happened when she filed this case was that the government took a fairly supportive stance and said that yes, we are also on board with this kind of a demand, and we in fact agree that something like this, the time has come for something like this to happen. She said what actually happened, one of the questions that happened at that time was the technical readiness and whether or not the infrastructure was ready in the country to support something like this. And over there, she said that though COVID had a devastating impact all over the country and we lost so many people, yet in a sense, COVID forced the adoption of technology, and perhaps we leapfrogged several decades in terms of adoption of technology, even by the courts, due to COVID. She said once it was clear that there were online hearings that were happening in the courts, she said now it was really just a question of the will to make it public. In 2018, the judgment had already come in her case saying that there should be live streaming of proceedings. And in fact, the judgment said it should not just be for Supreme Court, but it should be at all levels, because in India, the judiciary is structured like a pyramid with district courts at the bottom, then high courts, and finally the Supreme Court. And in fact, the judgment said that a lot of the issues of justice get dealt with at the lower levels, and therefore we should have live streaming at every single level. Despite this ruling, the Supreme Court didn't actually start those live streamings. And she said, therefore, when the current Chief Justice, Justice UU Lalit, said that he was setting up some constitution benches to look at crucial issues, she said, at that point, I wrote a letter saying that now that you're looking at these crucial issues of constitutional importance, which will impact not just a few citizens or not just the petitioners, but which will have an impact on lives of every person in the country, it's time to start live streaming. And the tech is already in place because of how we functioned during COVID. It also just shows that how, despite getting a judgment, it's not necessary that just a judgment resulted in that positive change, but it's really an incremental step-by-step process. She said once she wrote this letter, there was wide support for this demand. And in fact, the Supreme Court agreed to her demand. And we saw for the first time ever the live streaming of proceedings of the Supreme Court. She said in the first live stream, 800,000 people joined in to watch. That's perhaps bigger than a lot of countries, the number of people in a lot of countries, but she said 800,000 people logged in to watch that live stream. And she said to access the live stream, you just go to the website of the Supreme Court, and there's a button saying live stream, and that's it. You just click on it. There's no need to register. There's no need to log in. You just go on the website and start watching. She said on a lighter note, a lot of people reached out to her and said up till now we'd only seen in Bollywood films what a courtroom looks like, but when we saw what it actually looks like and how justice is actually delivered, they said it's actually fairly nuanced and complex process. And she said that people said we have a newfound appreciation of how complex some of these questions can be. So she said that also it's not just a learning process, but it's also a way to understand those intricacies and those complexities. She said in no unclear terms that the time has come for all quasi-judicial and administrative commissions, including information commissions, the Women's Commission, and all other such oversight bodies to start live streaming. She said all the questions and concerns have actually been dealt with, and we now have experience. She said the first kind of apprehension that people expressed was, what about misinformation? What if somebody clips a little piece and circulates it and it goes viral? She said my response was that the best way to battle misinformation and battle, the kind of
questions that we face in this post-truth world is through greater access to credible information, and that's the only way forward. She said a lot of the other concerns regarding live streaming today can be put to rest because we today have experience of how to run a live stream in a place where 800,000 people are watching without any meddling or interference in the judicial process itself. She said the question really is who will watch the watchdogs ki jo ye sare आयोग हैं इनके ऊपर नजर कौन बना के रखेगा. And she said that along with live streaming we must also make a very strong demand for hybrid hearings so that people don't have to physically reach commissions. And in the end she said that also looking at issues of how the Right to Information Act was recently amended, whereby the government can exert more control on commissions, it's all the more important to have greater transparency in their functioning. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, और आपने सरल भाषा में और कम समय में इतनी जरूरी बातें हम सबके सामने रखी, और आई होप कि मैंने ट्रांसलेशन में थोड़ा सा जस्टिस करा जो आपने बातें रखी उसके लिए. जी थैंक यू इंदिरा जी. अब हम देखेंगे एक और हमारे साथ साथी जुड़े हैं आंध्र प्रदेश से हमारे साथ चक्री जुड़े हैं, चक्रधार बुद्धा, और he is associated with the National Campaign for People's Right to Information and also with the campaign of that state, and he sent in a short video. We'll be watching that now. AP Information Commission has got 7 working commissioners as of now, and government recently appointed 2 more, so the number has gone up to 9, which is positive thing. But if you look at the functioning of the commission, it's not sending positive signals. They haven't published not even like one annual report after the state bifurcation in 2014. And secondly, the commissions are not allowing people from outside to sort of come and witness how the proceedings are happening. This is second. And third, we've also like come across cases of applicants being threatened by the commission and also applicants being blacklisted by the commission as well. Although AP High Court sort of passed a stay order on the blacklisting thing. So this is all about functioning of AP Information Commission. And one thing to add is AP Commission is also sort of recording high number of rejections. And they are not putting up this number in public domain. They are like publishing every month how many complaints and appeals they are getting and how many of them they are like disposing. But they are not talking anything about how many applications they are sort of rejecting. The story of RTI implementation in AP has been like 1 step forward and 3 steps backward kind of scenario. For some time, like AP state government is not uploading the government orders on its website, and which used to be very positive. We have this practice of uploading all the government orders on the website, and this has been like continued for some time, and this has been huge blow to the transparency part. And also, like if you look at the 5.2 and 5.3 section boards on public offices, the trend has been like more and more public offices are like getting rid of these boards. They are no longer sort of displaying any of them. And AP government boasts of like spending about 44% of its annual budget on social welfare programs. But if you look at the transparency on the programs, you will find like most of these schemes have very little details that are available in public domain. Initially, they used to publish even the beneficiaries list and all, but they discontinued that practice. They used to sort of at least publish the aggregate numbers, but even now, like even that got discontinued. So this big chunk of money that the government is spending, we don't have any transparency that is sort of available there. And one disturbing trend in AP that you could see for last couple of years has been the people who are public information officers and assistant public information officers. The level of official who is sort of taking up these responsibilities is always like coming down. Initially, you will have some sort of junior IAS official handling the responsibility of PAO in some offices, and those are being designated to officials of very lowest cadre who have very little OIS in the system. Thereby, it has a detrimental effect on the RTI implementation as well. Thank you.
तो ये हमारे साथ जुड़े थे चक्रधार आंध्र प्रदेश से, जिन्होंने बताया कि जो सूचना आयोग है आंध्र प्रदेश का, आप सबको याद होगा कि 2017 में आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन होके 2 राज्य बने थे और यही बोला गया था कि इससे दोनों राज्यों में ज्यादा अच्छे तरीके से गवर्नेंस चलेगी। उन्होंने बताया कि जब से आयोग 2017 में बना है तब से एक भी बार उन्होंने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है और इसलिए लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि आयोग में क्या हो रहा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी टोबी मेंडल को, जो हमारे साथ कनाडा से जुड़े हैं, और उसके बाद हम सुनेंगे राहुल सिंह जी से बात। और राहुल सिंह जी, मैं आपको ये बता दूं, एकमात्र ऐसे आयुक्त थे हमारे देश में जो बिना वेट करे हुए कि जुडिशरी से कुछ ऑर्डर आए या आयोग के भी स्तर पे कुछ अडॉप्ट हो, उन्होंने खुद ही लाइव स्ट्रीमिंग अपने बेंच का अपने फेसबुक अकाउंट से शुरू किया हुआ है। तो उनसे भी हम सुनेंगे इनके बाद। I now invite Toby to speak to us in about 10 minutes about what's the international scenario related to open hearings and live webcasts, and perhaps India might very well be the pioneer in some of this. Perhaps that's what we'll learn when Toby speaks to us. So welcome, Toby, and thank you for joining us at an odd time in Canada, but thank you and welcome, and over to you for 10 minutes. No, it's great pleasure, and I apologize that I didn't shave this morning because I got an email from Anjali saying that the meeting was already running, and I kind of rushed myself down here quickly. So and sometimes you can forgive these things online, that we wouldn't do in person. So obviously I'm going to approach this from an international perspective, which is my area of expertise. I mean, I'll talk a little bit about the open hearings and the webcasting of hearings, but I think I'll talk a little bit more broadly as well about transparency generally for these bodies. And I will just mention that, as some of you may know, I'm the chair of FOIANet, which is the Freedom of Information Advocates Network, which is a large global network of organizations and individuals, activists on RTI issues. So when Anjali asked me to speak, I went out to the list and said, what's happening in your countries, because there's not an issue that I had researched that much before. So thankfully, the list exists, and I got quite a few responses from the list. I want to start by talking a little bit about the whole issue of open hearings or not, because I think it might be a little bit surprising for many of your participants, but in fact, the majority of oversight bodies, information commissions and commissioners around the world don't hold hearings at all. So here in Canada, for example, in the UK, in Spain, I knew this before, but I got back a lot of responses on the list. In all of these places, the oversight bodies never hold hearings. Everything is done simply on paper. I mean, I think that raises some interesting issues. Actually, a few years ago, when the commission in Sri Lanka was first set up, so about 10 years after all of that happened in India, and I was working closely with the commission to draft regulations setting out the powers of the commission, and the issue of hearings came up as to be addressed in the regulations. I mean, in the large majority of the cases that appear that come before oversight bodies, they don't really raise any substantive legal issues. It's obvious mostly that the public authority is in breach of the law. In Canada, about 50% of those cases are purely procedural in nature, which basically means that the timelines have been breached, or sometimes, charges are too high, or I mean, there are some other procedural matters, but the majority of them are on timelines. So, I mean, there's no point in my view in holding a hearing simply to conclude that, by counting calendar days, the public body is out of time and has breached the law.
I don't see an accountability function there. Not really. I mean, I suppose if a commission was really acting out, we could perhaps look at an accountability function there. So I believe that for the very simple and fairly obvious cases, holding hearings is neither necessary from an accountability point of view, and also from an efficiency point of view, it is extremely inefficient. It takes a lot of resources, even if you use, video technology and whatever. It's still, people have got to come, you've got to, schedule the meetings and things, as opposed to kind of churning the cases out. So in a high volume setting, I was going to say like India, I mean, a super high volume setting like India, but Canada is also a pretty high volume setting. Our Central Commission now does about 10,000 decisions a year. It's reasonably high volume. Cutting out the hearings is a huge efficiency. What we discussed and decided in the Sri Lanka context, though, was that in some of these cases, hearings are important both for accountability and for efficiency, actually, and for justice, because you need the two parties in front of you. It is a complex issue, and just like in a court, people need to be able to cross-examine and question. There needs to be a kind of a hearing type procedure there. So in the Sri Lankan rules, what we wrote was that they didn't need to hold hearings, but they could if they want. And the idea was that those hearings would be reserved for the more complex cases. I believe in practice, although I didn't verify it before this meeting, that they actually hold hearings most of the time, just because people like it and because it makes participants feel that they've gotten sort of more value for their money, as it were. So, I mean, if you hold hearings, obviously, most of the time they're going to be open, although a lot of these commissions, again, not in India, but in most countries around, and not in Canada, actually, but in most countries around the world, are dual purpose commissions. They deal both with privacy and with access to information. So, you look around the commissions around the world, most of them operate in that dual capacity function. And obviously the privacy hearings, because there are also hearings in the similar kind of way, well, for different issues, but similar kinds of hearings, those will not be open because they often involve the exposure of private information and discussions about privacy. When it comes to webcasting, and I think it's basically established that the hearings would be open and that the members of the public can come and sit there if they want. When it comes to webcasting, you're right that India, it sounds like it's a little bit more cutting edge. I only heard from one country where they have instituted that practice, in El Salvador, so that's great. And I think that kind of started with COVID. So COVID obviously had a lot of negative attributes, but there were a couple of positive things, and I think sort of pushing us forward in terms of digitization in general, and particularly in terms of webinars and video casting and things was kind of good. The El Salvadorians, the NGO representative that wrote to me did say that they just kind of stick them on the Facebook page in no particular order, not just and they have other all of the other flow on the Facebook page, so that makes it rather difficult to find. Although the videos are all there, it makes it difficult to find them and things. And obviously, having those organized properly, and I'm gonna and more than just organized, sort of in the same place, but I think with tagging and searchability, and more than just searchability, though, actual organization by theme would really enhance the value of that, especially for researchers, for example. I can't help comment. I mean, in some countries, there are specialized information tribunals, so they're sort of part of the same system. So you have an information commissioner or commission, and then you have a special information tribunal, which is the first level of appeal after the commission. Of course, they all, well, not of course, but they all do hold hearings there. They operate much more like courts. And those are open. And of course, it's a fundamental principle of human rights law that courts should be open except in exceptional circumstances. There's been a big debate internationally, I would say, certainly in Western countries, about openness about telecasting
court hearings, so over TV, and sitting here in Canada and looking at the United States, where that happened relatively early on, and where there have in fact been a lot of problems, including the, and this is going to sound a little bit undemocratic, but the sort of the negative popularization of court cases. Court are not supposed to work on democratic principles. They're supposed to apply the law, of course, the overriding nature of human rights within the legal system, but they're not supposed to work on popular opinion. It doesn't matter if everybody thinks someone's guilty. If the person isn't proven to be guilty, the court should let him off. And the kind of the popularization of courts through TV, especially high profile cases, has had some negative consequences in the United States. And so the kind of the accepted wisdom here, which I myself kind of partook in, if you will, was that, you know, televising courts wasn't really a great idea, and things. But I think we have moved on from that now. And I listened very carefully to Indira's comments about webcasting. Webcasting is not the same as courts. Our whole societies have moved on. That debate I'm talking about is sort of, you know, 10, 15 plus years old, and maybe we do need to revisit that. I just want to come to talk a little bit about the dissemination of the decisions. So that's a different thing than the hearings, of course. And the first issue there is whether a proper written record is kept of the decisions. That might sound like an odd comment, but not all commissions do actually. And sometimes you know, there's sort of a page of reasons, which is not really a properly reasoned decision. So I think that's I mean, that's the first thing, is that decisions should be properly reasoned and things. We have a very odd situation here in Canada. In Canada, no official federal body can publish official documents except in both of our two languages, French and English. The commissioner produces, as I mentioned, you know, approaching 10,000 decisions a year. Those are written in the language that the person overseeing the case is most comfortable with, from among French and English. And she publishes only a very small selection of those because she has to translate them, and she hasn't got the translation budget that would be required. So we actually have a situation where I could request all of the decisions through a FOIA request and stick them on my website, because I am not an official body, I'm an NGO, but she can't do that. And so it's a slightly odd situation. Anyway, I think that you know, it's not enough just to publish the decisions. They need to be you know, properly organized, and you know, the important decisions highlighted, because as I said, the vast majority are not very interesting, and you know, a paragraph is enough to say that the public body was out of time, if that's evident from the record, whereas some of them delve into, you know, complex, difficult exception issues. So I think that that's, you know, it's important not just to publish them, but to make them as user friendly. And actually Canada has good practice here. They organize the decisions into kind of you know, thematic areas around exceptions, and have guides based on them and things like that. And just a final comment. I mean, I just pick up on what Anjali said about the annual report. Absolutely, of course, these bodies must publish their annual reports, and those annual reports in better practice serve two functions. One is to record, you know, for accountability purposes, about the activities of the body, but also they should provide an overview of what is happening systemically throughout the whole system. So how many requests in the country, how many were refused, not just what they did, but what the whole system is doing. And I also think that these bodies have a lot more you know, public statement responsibilities than simply publishing their annual reports. They need to oversee and guide and shepherd the system as a whole. And just to give one example of that, at the very onset of COVID, the Canadian Information Commissioner issued a very public statement saying, just because COVID has disrupted your working practices does not mean that you have any right not to record your activities. Make sure that as you move to a new working arrangement, you record everything just as you did before, so that it's available for citizens to ask for later. So I'll stop with that. I know I went over a little tiny bit. Thank you so much for that, Toby. Very interesting views, and also perhaps
raising the question for all of us that how do we push this demand forward. Perhaps another question that we lean on you and the FOIA net for in the coming days is the question of recording of proceedings as well. So perhaps webcast being the second step, but even the question of recording. I'm going to do a brief translation in Hindi. तो टोबी ने अपनी बात रखी. टोबी ने बताया कि वो FOIA नेट के चेयर हैं और FOIA नेट विश्व भर में जितने भी देशों में एक्टिव लोग हैं सूचना के अधिकार से जुड़े हुए उन सब की एक डिस्कशन फोरम है. तो उन्होंने बताया कि जब हमने उन्हें बुलाया कि आप आके बात बताइए कि विश्व भर में कहाँ पर स्ट्रीमिंग होता है, कहाँ पे एक्सेस होता है लोगों का. तो उन्होंने बोला कि मैंने उस लिस्ट पे भेजा और विश्व भर से लोगों से पूछा कि क्या हालात है इस समय पूरे विश्व में, कितने आयोगों में लाइव वेबकास्ट होता है, कितने आयोगों में लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. तो उन्होंने बताया एक इंटरेस्टिंग चीज कि बहुत सारे आयोग में तो सुनवाई ही नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे आयोगों में एक ये प्रथा बनी हुई है कि जहाँ पे केवल ये देखना है कि अच्छा डिले का मुद्दा था, या केवल ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा पैसे उन्होंने ले लिए, तो उन जगहों पे तो वो कई बार सुनवाई के लिए बुलाते भी नहीं है, केवल अपना आदेश दे देते हैं. लेकिन उन्होंने बताया कि उनको भी पता है कि भारतवर्ष में अलग एक पूरी प्रक्रिया है. हमारे यहाँ पे एक सुनवाई की प्रक्रिया है. इसका ये भी एक कारण है कि देश भर में क्या हमारे लिटरेसी लेवल्स हैं, लोगों को कैसे एक सेंस ऑफ जस्टिस भी मिले. उन्होंने बताया कि श्रीलंका में जब कानून पारित हो रहा था तो उसमें उनका भी एक योगदान रहा था, उन्होंने भी कुछ सजेशंस दिए थे. तो उन्होंने बोला श्रीलंका में ये मुद्दा उठ के आया था कि क्या सुनवाई हर केस में होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए. और उन्होंने बोला कि वहां पे ऐसा एक समझ बना कि जहां पे भी जरूरी मुद्दे हैं जो कि जवाबदेही से जुड़ते हैं, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है कि क्या ये चीज सूचना के अधिकार कानून में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, या फिर जनहित का मुद्दा है, इन सब मुद्दों में तो बहुत जरूरी है कि सुनवाई हो. केवल कुछ चंद मुद्दे जहाँ पे केवल प्रक्रिया की बात हो रही है कि भाई कितने दिनों का डिले हुआ, उस टाइप की चीजें बिना सुनवाई के भी कर सकते हैं. उन्होंने बोला कि हमारे जैसे देशों में, श्रीलंका जैसे देशों में लोगों को एक महसूस भी होता है कि जब वो एक सुनवाई में जाते हैं तो हाँ कि हमारी बात सुनी गई, और वो एक बहुत जरूरी चीज है न्याय व्यवस्था की. उन्होंने बोला ये तो समझ बिल्कुल साफ तौर से होनी चाहिए कि यदि सुनवाई हो तो सुनवाई तो ओपन ही होनी चाहिए. ये एक बहुत अच्छे तरीके से एक मूल्य विश्व भर में लोग समझ चुके हैं कि जहाँ पे भी न्याय की कोई भी सुनवाई होगी तो वो खुले में होनी चाहिए, लोगों के सामने होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि एक देश है एल साल्वाडोर, उन्होंने कोविड के दौरान अपनी सारी सुनवाइयों की रिकॉर्डिंग एक्चुअली फेसबुक पे डाली और वो लोगों को देखने को मिली और वहां से बहुत कुछ सीखने को भी मिला. उन्होंने बताया कि बहुत सारे देशों में जो सूचना आयोग है वो एक कोर्ट की तरह चलते हैं, एक ट्राइब्यूनल की तरह चलते हैं, और उनकी तो सारी सुनवाइयां बिल्कुल पब्लिक के लिए खुली होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी बाकायदा होती है. उन्हें बोला एक और जो जरूरी मुद्दा है वो ये भी है कि जो भी जजमेंट होता है, जो भी आदेश होता है आयोगों का, वो लोगों तक कहाँ तक पहुंच पा रहा है, क्या वो ठीक से लिखित में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, किस भाषा में रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी जरूरी मुद्दे हैं. और उन्होंने एक दो और बातें कही. उन्होंने बोला कि देखिए मेरी जो समझ है वो ये है कि सूचना आयोग का काम केवल इतने में सीमित नहीं है कि एक अपील आई, एक शिकायत आई और उसके ऊपर आपने अपना आदेश दिया. आपका काम है पूरे एक सिस्टम को गाइड करना कि कैसे पारदर्शिता बढ़े, कैसे जवाबदेही बढ़े. जैसे उन्होंने बोला कि जब कोविड शुरू हुआ कनाडा में तो इनके सूचना आयुक्त ने क्या करा कि एक आदेश निकाला कि क्योंकि अब से हो सकता है कि ज्यादा सरकार का काम ऑनलाइन से हो, तो ये ना हो कि हम लोग लिखना ही बंद कर दें और रिकॉर्डिंग ही करना बंद कर दें कि हमने क्या निर्णय लिया और क्या हमने पॉलिसी डिसीजन ली. उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है आयोगों का, और आयोग अगर केवल अपने आप को सुनवाई सुनने और उस पर जवाब देने पे अपने आप को रोकेंगे तो वो सही सोच नहीं है. So thank you very much for that, Toby. And like I said, we'll be leaning on you for also taking this whole debate forward, and perhaps we can all think of it beyond our national boundaries and even do something on this together. So thank you very much for that. अब हम देखेंगे एक वीडियो जो कि हमारे साथ उड़ीसा से प्रदीप प्रधान ने भेजा है. We'll now watch a video from the state of Odisha by Pradeep Pradhan, who's part of the national campaign for people's
right to information and is also the convener of the Odisha State campaign on RTI. Welcome, friends, to this webinar discussion on RTI of 17 years. In fact, I have been asked to speak on RTI under the functioning of Odisha Information Commission in our state. Basically, Odisha Information Commission is presently working with one Chief Information Commissioner and 4 Information Commissioners. The background of Chief Information Commissioner is he is from police background. He is a Director General Police of Tamil Nadu, and other Information Commissioners, 2 Information Commissioners are from retired district judges, and another Information Commissioner from journalist background, another from law background. In fact, in commission there are the 17,000 of cases pending for the disposal, and the commissions are hearing 15 to 18 cases per day, and disposal rate is very discouraging. 2 to 3 cases are being disposed per month in an average, what we have made the analysis. And secondly, the functioning of Information Commission is also facing a lot of problem in respect of calling all the petitioner, all the complaints and appellants for the hearing of the cases. In fact, there are the many people, those who in the remote area, they are not been able to come to the hearing. So we have suggested the commission for the online hearing of the cases, like a video conferencing of the cases. Commission has agreed. They have already started this work along with the state government. We are hopeful that very soon the video conferencing of a decision can be held. Second thing is annual report. Annual report is commission could not publish the annual report properly. The problem with the supply of information by the public authorities is very discouraging. They are not giving the information properly, not in proper format, and the supply of information is being done in such a way that the commission could not compile it. That is the whole problem for which, if you see the annual report suffers from a lot of problems and also devoid of the information in that report. So it is not being done properly. And commissions, we have also suggested to government to for appointment for another 2 information commissioners because the pendency is huge, and cases of cases filed in 2017 are being heard now. So if the cases will be heard after 5 years, then what will happen to the whole transparency scenario in our state? That is the whole problem. So we have suggested state government for the appointment of another 2 information commissioners. That process is going on. So this is the whole scenario for functioning of Odisha Information Commission in our state. Thank you, friends. Right. Thank you. That was Pradeep from Odisha, and I can see that Pradeep is also with us in the hearing right now. So welcome, Pradeep, and thank you for sending that. And Toby ने भी एक ही चीज कही थी कि एनुअल रिपोर्ट होना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बगैर तो पता ही नहीं चलता कि आयोग क्या कर रहे हैं। और प्रदीप ने हमें वीडियो में बताया कि उड़ीसा सूचना आयोग को लेके 2-3 जो चिंताजनक मुद्दे हैं। एक तो कि बहुत कम रेट ऑफ डिस्पोजल है, एक दिन में मुश्किल से 2 या 3 केसेस डिस्पोज हो रहे हैं, जिसके कारण कि 17,000 का एक्चुअली लंबित मामले वहां पे चल रहे हैं। और दूसरे उन्होंने बताया कि कमीशन समय समय से अपना एनुअल रिपोर्ट नहीं निकालता, जिससे कि कमीशन की जवाबदेह तय करना भी मुश्किल हो जाता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राहुल जी को, और मुझे लगता है कि अगर आप सूचना के अधिकार कानून को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं हमारे देश में, तो आप राहुल जी को तो जरूर जानते होंगे। एक तो हर संडे वो एक वेबिनार करते हैं जिसमें कि वो लोगों को बताते हैं और उनकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं सूचना के अधिकार कानून को लेकर, और साथ ही में उनकी सारी जितनी भी हियरिंग्स हैं वो उनको खुद वेबकास्ट करते हैं अपने ही फेसबुक पे। जैसा कि मैंने बोला कि राहुल सिंह जी वेट नहीं कर रहे कि किसी दिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या एमपी कमीशन ये अपने लिए तय करेगा। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू राहुल सिंह जी, एंड anyone who even remotely works on the right to information in India knows about Rahul Singh ji. He's usually doing webinars every Sunday
with other friends from civil society to create awareness around the right to information, answer questions of information seekers. And he's also really the pioneer of live webcast of commission hearings. He's not waiting for any high court or Supreme Court to direct such a thing. He started it on his own for his own hearings on his Facebook page. तो आपका बहुत बहुत स्वागत राहुल जी, और अगर आप 10 मिनट में अपनी बात रखें तो थैंक यू। शुक्रिया अमृता जौहरी जी, शुक्रिया अंजलि जी। इनफैक्ट इससे पहले जब हमने अंजलि जी को सुना और उसके बाद इंदिरा जयसिंह जी को सुना और बिमल जुल्का सर को सुना, बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव में उन्होंने इस पूरे जो लाइव वेबकास्ट जो है हियरिंग के और साथ में ट्रांसपेरेंसी की क्या अहमियत है इस देश में, उसको उन्होंने बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव में रख दिया है। तो बात चूंकि लाइव हियरिंग की हो रही थी और मैं इसको करता आया हूँ, तो इनफैक्ट व्हेन आई जॉइंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इन 2019, the first thing came to my mind that information commission needs to work in a more transparent way. आयोग में जब मैं गया तो वहां पर मैं एपेलेंट से मिला और कई एपेलेंट्स जो हैं वो ये शिकायत करते थे, उनकी ये ग्रीवियंस थी कि सब अनड्यू फेवर कर देते हैं पीआईओ को, आर्गुमेंट्स जो हमारे रहते हैं उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है, या फिर हियरिंग के समय तो हमने कमिश्नर को सुना था वो कहते थे कि पीआईओ इज गिल्टी। तो हमें तो ये लगा कि अब ऑर्डर निकलने वाला है पेनल्टी का, लेकिन जब ऑर्डर आया तो उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। और उसके बाद ये काफी कॉमन शिकायतें थी उनकी। एक ग्रीवियंस ये जो था ये एपेलेंट्स जो हैं उनका रहा है। उसके बाद जब हम पीआईओ से मिले तो खास तौर से सम ऑफ द गिल्टी पीआईओ जिनको पेनलाइज किया गया था, सो दे वर ऑफ द व्यू कि जो हमारा प्रूफ हमने रखे थे that they were not guilty and that was not taken on record, and prejudice होकर के इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने उनके अगेंस्ट उनको पेनलाइज कर दिया। तो हुआ ये कि इन दोनों एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन में ये चीज समझ में आ गई कि ये जो एडजुडिकेशन प्रोसेस है वो सही नहीं चल रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जब हम अपने आप को ट्रांसपेरेंसी का वॉचडॉग बोलते हैं तो सबसे पहले तो हमें खुद ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। तो फिर हमने ये शुरू कर दिया, हमने कहा कि ठीक है इसको हमें लाइव करना चाहिए, बट आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में जो सूचना आयोग है उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के किस तरह का क्या स्थिति रहती है। तो हमारे यहाँ, मैं मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करूंगा, वहां पर जो वाईफाई का भी इशू था। वाईफाई का सिग्नल जहां से जो कोर्ट रूम हमारा जो कहते हैं जहां पर हम लोग हियरिंग कंडक्ट करते हैं, वहां पे वाईफाई का सिग्नल भी नहीं आता है। तो हमने फिर और कोई लाइव टेलीकास्ट करने के लिए कोई ऐसा कुछ वहां पर इक्विपमेंट भी नहीं थे। तो देन मैंने अपने पर्सनल इस पर मैंने जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, फोन लिया मैंने, एक वाईफाई कनेक्शन, अपना खुद का एक वाईफाई कनेक्शन लिया और ट्राइपॉड लिया, लाइट्स ली, लैपल लिया, माइक लिया, सो दैट क्लैरिटी रहे। जो हाइब्रिड काइंड ऑफ जो सुनवाइयाँ होती है जिसमें हमारे कुछ एपेलेंट गांव से हमारे पास, क्योंकि हम लोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, तो हमारे पास सबसे ज्यादा गांव के लोग आते हैं। तो गांव के जो लोग हैं वो अपने घर से ही, वहां से गांव से ही कनेक्ट हो जाएं फोन पर, और फिर हम लोग उसको हाइब्रिड इसमें जो अगर पीआईओ अगर सामने आ गया तो उसको भी लाइव टेलीकास्ट में हम उसको ले लेते थे। तो ये हमने जब करना शुरू किया और उसका काफी पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट रहा है। मैं उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा आपको। बेनिफिट्स जो हैं, जो पहला बेनिफिट हमने देखा, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट आरटीआई एक्ट एंड ऑल्सो अबाउट हाउ द गवर्नमेंट ऑफिसेस फंक्शन एंड हाउ दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये हमने देखा है। वहां पर जो लोग हैं, जब मान लीजिए कोई आरटीआई आवेदन में आप जा रहे हैं, पीआईओ को अप्रोच कर रहे हैं, और जब हियरिंग में हम बोलते कि ठीक है, उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन देने से मना किया, तो सिंस क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट जा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि साहब इसमें आयोग क्या पूछ रहा है, पीआईओ क्या जवाब दे रहा है। उन्होंने बोला कि हम गए थे वहां पर, हमने साहब आवेदन दिया और पीआईओ ने कहा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो देन दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस कि भाई हमारे पास प्रूफ रहना बहुत जरूरी है, एविडेंस होना बहुत जरूरी है, राइटिंग में होना होगा उसको। तो उन्होंने फिर उसको, गांव वाले भी बहुत फिर अवेयर हुए, उन्होंने दे स्टार्टेड कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इन राइटिंग। उन्होंने हर चीज जो क्लेम करते हैं उस क्लेम को हमने कहा कि देखिए ये आप मौखिक रूप से कुछ भी कह रहे हैं, ओरली आप कुछ भी कह रहे हैं, वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पर। हियरिंग के लिए आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ रखने होंगे। तो फिर उन्होंने अब खुद वो अवेयर हो गए, उन्होंने फिर बाद में तो फिर मैं बताऊं वो तो रिकॉर्डिंग भी करने लग गए अब तो, और बकायदा उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स जो हैं वो अपना रखते थे कि हमने इस तरह से गए। तो उसमें काफी लोगों ने मुझे जब मिले यहाँ पर, इनफैक्ट आयोग में आकर के मिले, तो उन्होंने बोला कि साहब हमने तो आरटीआई लगाना, वो जो आपकी लाइव हियरिंग आती थी उससे हमें समझ में आया कि ऐसे आरटीआई में हम जानकारी मांग सकते हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, उनको देना ही पड़ेगा। तो उनका ये भी था, ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट रहा कि कुछ लोगों ने जब मुझे ये बोला कि हम लोगों ने आरटीआई लगाना यहाँ से सीखा है, तो वो बहुत बड़ा, यकीन मानिए पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। और उसके बाद एक बार फिर क्या हुआ कि मेरी पीए के पास एक कॉल आया, एक पीआईओ ने, जैसी लाइव हियरिंग खत्म हुई पीआईओ ने कॉल किया, एंड पीआईओ वाज वेरी एंग्री। वो कह रहे थे कि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसका लाइव टेलीकास्ट हो गया। तब मुझे समझ में आया कि दिस लाइव टेलीकास्ट वुड वर्क एज अ डेटरेंट फॉर दोज हु आर अब्यूजिंग दिस लॉ, दिस एक्ट। फिर उससे समझ में आया, और फिर हुआ ये कि मैंने कहा कि ठीक है अब तो इसको करना ही है, अब तो इसको और अच्छे से करना है। इनफैक्ट उससे ये होता है, क्या होता है कि देखिए ये अधिकारी जो जहां बैठे रहते हैं, जब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो वो वहां पर वो एक राजा की तरह रहते हैं। और खासतौर से गांव में जैसे आप जनपद पंचायत का सीईओ हो या जिला पंचायत का सीईओ हो, तो वो वैसे ही बिहेव करते हैं। तो वहां पर जब उनको यहाँ पर जब आयोग के सामने आते हैं, जब वो अकाउंटेबल होकर के जब जवाब देना पड़ता है उनको, और ये जनता देखती है कि जवाब दे रहे हैं, साहब को जवाब देना पड़ रहा है, और साहब अगर कुछ झूठ बोल रहे हैं और वहीं पर देन एंड देयर उनका जो लाई होता है दैट इज नेल्ड, तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है उनके लिए। तो इसीलिए ये डरते हैं कि भाई लाइव हियरिंग हो जाएगी तो फिर तो बड़ा गड़बड़ है। तो मैंने कहा ये डिटेरेंट है तो ये अच्छा भी है, आगे से ये लोग अवेयर होकर के कम से कम लॉ को अब्यूज नहीं करेंगे और इन्फॉर्मेशन दे देंगे, नहीं तो उनको मालूम पड़ेगा कि यहाँ इनके पास सुनवाई लग गई तो लाइव हियरिंग भी हो जाएगी। तो ये एक उसका दूसरा बेनिफिट था। तीसरा बेनिफिट जो था वो उसमें ये था कि इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, जैसा हम लोग पहले से ही बात करते आए हैं कि इंफॉर्मेशन कमीशन के डिसीजन जो इंदिरा जयसिंह जी ने बोला कि स्पीकिंग ऑर्डर्स की बात हो रही थी, तो जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर जब उनको मालूम है कि उनकी लाइव टेलीकास्ट, उनका ये हियरिंग जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और स्पीकिंग ऑर्डर देना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आप अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाएगा, नहीं, आप वहीं पर लाइव टेलीकास्ट में आप अपना डिसीजन भी सुना दीजिए। तो जब इस तरह की स्थिति रहती है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के ऊपर भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, एक मॉरल एक प्रेशर रहता है कि उनको अलर्ट माइंड के साथ इस बात को लेके कॉन्शियस होकर के वो डिसीजन देते हैं कि सामने ये जो हमारा फैसला है ये पूरी जनता भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं और पब्लिक में इसके लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो उसके बाद ये जो बायस एडजुडिकेशन प्रोसेस का जो एक सवाल आया था वो बहुत हद तक खत्म हो जाता है। और इसमें एक और बेनिफिट हमने और भी देखा है कि जो अगर उसका प्रॉपर अगर रिकॉर्ड रहता है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी एक बीच में हमारे केस में व्यक्ति जो है वो स्टे के लिए चला गया, एंड यू नो हाउ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फंक्शंस, एट द ड्रॉप ऑफ हेड यू विल गेट स्टे। उसमें मैरिट नहीं देखते हैं, सीधे आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी और बहुत इट्स वेरी इजी कि आपने कितना भी लंबा चौड़ा स्पीकिंग ऑर्डर दिया हो 2 मिनट के अंदर स्टे ग्रांट हो जाता है। तो अब इसमें हमने कहा कि ठीक है अब स्टे तो मिल ही रहा है, लेकिन वहां पर एक ही प्ली होता है कि हमें सुना नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, हमने रखा था ये चीज। हमने कहा ठीक है, हमने एक जवाब में अपने जो लाइव हियरिंग था उसका जो लिंक है वो भी हाई कोर्ट को दिया। हमने कहा कि ये देख लीजिए, हमने इनसे पूछा था, वी हैव गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू द पीआईओ एंड आस्क्ड हिम कि भाई बताइए आपके पास क्या प्रूफ है, और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पे उनका कोई जवाब नहीं था और उसके बाद अपॉर्चुनिटी दी गई थी और हियरिंग में ये थे भी, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है पेनलाइज करने का। तो ये भी बड़ा हेल्पफुल है।
एक चीज बस यही है कि चूंकि ये हम जो कर रहे हैं ये अपने पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं और ये इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसा जिसके लिए अंजलि जी ने ये मुहिम चलाई है कि ये स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे, जैसा इंदिरा जयसिंह जी भी कह रही हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्टैंडर्ड्स होते हैं लाइव प्रोसीडिंग्स के, उस हिसाब से होना चाहिए। तो वो अगर हो जाए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो दिक्कतें अभी तक हम देख रहे हैं जो आ रही हैं, खास तौर से एडजुडिकेशन प्रोसेस को लेकर के कि किस तरह से उस पर सवाल उठाए जाते हैं, वो बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच राहुल सिंह जी, और आपने इस छोटे समय में बहुत कुछ बताया अपने अनुभव का भी, और स्पेशली जो बेनिफिट्स रहे हैं इसके। मुझे लगता है कि लाइव वेबकास्ट के हमारे जैसे देश में कितने जबरदस्त बेनिफिट हो सकते हैं, स्पेशली अवेयरनेस को लेके, वो सबसे जरूरी जो आपने उपलब्धि बताई। मैं ब्रीफली इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देती हूँ, जो साथी ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते। So Rahul Singh ji shared with us, like I'd mentioned already, that he's the first and the only commissioner and the pioneer of actually starting live webcast of hearings. It's very interesting. He said that how did this all start? He said that often after hearings, either the information seeker or the government official would communicate that they felt that they were not heard adequately. And he said that when he would hear this grievance from both sides, he thought that the only way to address this sentiment of not being given an opportunity was to actually have those proceedings recorded and put in the public view for everyone to see whether or not it's proceeding in a fair manner. And he said that when this idea came to him, he thought of how to implement it and realized very quickly that the infrastructure in the commission was nowhere close to supporting something like this. So in fact, he went and he bought a microphone, a tripod, a light, and a camera and a laptop, and set up a live stream on his own Facebook page using just very, very basic technology. He said the maximum number of information seekers that he deals with in his role as a commissioner are actually people from rural areas, from villages, seeking information about basic rights and entitlements. And he said the biggest achievement and something that really gives him a sense of fulfillment and satisfaction is that many people have started filing right to information requests after watching those live streams. So people said that it's for the first time that we got to know that there is something through which we can actually hold the government accountable and seek information, and therefore we've also now started using the Right to Information Act. He said it works as a great deterrent against those who are trying to abuse the law or abuse the hearing process. He said that if we look at our country, even today, the power imbalance is such that even a low-level official will act all high and mighty, especially in a rural setting, will be very feudal, will not be accessible to people. And he said a lot of them get very prickly when he says that I'm doing a live webcast of this hearing and you're on the spotlight and the whole people at large can watch how you're behaving and what you're doing. So he said, I am all the more convinced about the need for live webcast and for making sure that they're accessible to people. He said that also it's very interesting. He said that how they've used the recording of those hearings. We know in India that the moment there's an order which either imposes a penalty on a public information officer, or even if it's not a penalty, even if there are just some adverse remarks, government officials very quickly run to court and try to get a stay order from the courts. And it's fairly easy to get a stay order just at the threshold itself by simply saying that I was not heard properly. And, that's it. That's all that you need to say in order to get a stay order. So he said that in some cases, he has actually given a recording of the hearing to show to the court that actually time was given to the government official to make their point of view and to also present reasons as to why some kind of adverse action should not be taken. He said that he feels that it's very important that we all get together and in a systematic way, the way Indira Jaising ji has led for the judiciary, and we're all now getting together to demand this of information commission, that must happen systematically. And he said that the time has come for this to happen all over the country. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, और अभी आप सब जुड़े रहिएगा क्योंकि कुछ सवाल हैं चैट बॉक्स में। हम 5
या 7 मिनट तक हम खोलेंगे चैट बॉक्स से जो सवाल आ रहे हैं. So for 5-10 minutes we will take a few questions from the chat box. First of all, Commodore Lokesh Batra ji wrote to me saying he would like to share something, and we know what a important soldier and pioneer of the right to information and using it he has been. So welcome Lokesh ji. मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप बिल्कुल शॉर्ट रखें जिससे कि हम 2-4 और भी सवाल ले पाए. धन्यवाद अमृता जी, चांस देने के लिए बहुत अच्छा लगा. मैं 2 पॉइंट्स रेज किए थे. हु विल कीप वॉच ऑन वॉचडॉग बाय इंदिरा जी. That is the important we have to say. We have to do the cure from the top down and not worried about the PI or CPI. If the top is fine, down below is fine. Now, I just want to share something, what's happening in the Central Information Commission. In fact, we arrived in USA only 10 days ago. Before that, I made sure I made a trip to meet all the commissioners, admin wing, as well the commissioner, as well the chief. Situation is pretty bad. I am openly saying, Secretary of CIC, with a full-fledged secretary IS officer, she's so much disappointed with the way things are working that she has put up premature retirement papers. There is no power with now secretary down the line administration. Everything is decided with the chief information. In fact, some of my issues which I raised on her WhatsApp, she told me she replied to me on WhatsApp as well as told me in person. She was convinced and she went and told chief information. Now, having said that, there are a few issues like allotting a case where there is a conflict of interest. Take a case of electoral bond is with the information commissioner, who was a secretary in the Ministry of Finance, toward Department Investment, but I remember file having gone to him. Not a single case, however you justify, you don't get a positive response. Such thing, they should recuse themselves because they were involved in the preparation of electoral bonds. And now you can't get it. In some of my cases, Jagdeep Chokaji went himself. Now, commissioner creates many arguments on behalf of the public authority, which they even don't know to cancel. Here is the one case I like to eliminate. In my submission, I said the information for which this case was against SBI already provided by Ministry of Finance, and I attached it part of submission. He still says it is exempted. Now you already have information given by the higher formation, and it is decided that it is exempted. Now this is called conflict of interest. Now we talked about transparency and we talked about online hearing and open hearing. Here is the case that we worked hard when the new website was coming to ensure that each public authority, CPIO, can see their e-file, e-book, what they call it, entire case from wherever they are, 24/7. Here, we are seeking the information of the e-book, and they said, no, when I met chief, he says, information commissioner have apprehension. Now, why apprehension? There is no final hearing done for any case nowadays. Like in the past, you say issue show cause notice. When reply comes, there has to be hearing like in the past. Now it's not happening. So one case I raised up where we talked about the oxygen shortage in COVID. I say, I want to know what was the outcome of my case. It took 6 months. Hearing was on 7th March of 22. And finally they had to close that case in September 7th. After the pressure of asking e-book. The idea of taking e-book is we know what happens after you said compliance report. What happens to that case? Recently, there was a case where it was said affidavit to be filed by Election Commission. But I'm not satisfied with the affidavit. But what happens? They don't have hearing. request No, I'm just trying to say this is the state of affairs where the citizens have to come forward. Julka ji did every step after consulting the citizens. That's what is important. What is the solution? Citizens have to do the need. जी, बहुत जरूरी पॉइंट लोकेश जी ने रेज करे, कमीशन कैसे काम कर रहा है. एंड इनफैक्ट अगर मैं भी अपनी बात जोड़ दूं, लोकेश जी ने बोला कि शो कॉज नोटिस इशू कर देते, लेकिन उसके बाद जवाब आया कि नहीं आया उसका कोई हियरिंग नहीं करती. मैं अगर शेयर करूं तो जब हमने भी रिपोर्ट कार्ड निकाली उसमें हम एक सवाल पूछते हैं कि आपके पास शो कॉज नोटिस कितने आए.
CIC हमें यही नहीं बता पाया कि कितने शो कॉज नोटिस आए, तो मतलब ऑब्वियस बात है कि वो उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है. Just adding to what Lokesh was saying, that he was saying that after a show cause notice is issued, the commission doesn't actually do a final hearing, and it just remains at that stage of penalty without actually ever being imposed. And when we sought figures from the Central Information Commission that in how many cases did you start penalty proceedings, they said that we are not even maintaining those figures. So if you're not maintaining in how many cases have you started penalty proceedings, there's no way for you to track them and actually do the final hearing and impose penalties. There are 4 questions. I'm going to put them to our 3 panelists who are still with us. So पहला मैं सवाल अगर आपसे ही पूछूं राहुल जी, एक सवाल है कि रितेश ने पूछा था चैट बॉक्स में कि कई बार फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी जवाब नहीं देते, 45 दिन बीत जाते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि कानून में फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी तो के खिलाफ तो कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी की जवाबदेही कैसे तय की जा सकती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी RTI कानून से तो गवर्न होते नहीं है, लेकिन सर्विस कंडक्ट रूल से जरूर गवर्न होते हैं. अब मेरा इसमें ये मानना है, बहुत ही स्पष्ट मानना है. सेक्शन 19 में आप देखिए, उसको पढ़ेंगे तो उसमें शेल वर्ड यूज किया हुआ है. वो डिसाइड करेंगे, और अगर डिले होता है तो उसका रीजन जो लेट होगा, डिलेड अगर हियरिंग करते हैं तो उसका रीजन जो है वो राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा. आज तक किसी फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी का ऑर्डर मुझे दिखा दीजिए जहां उन्होंने लेट हियरिंग की हो आज तक हिंदुस्तान में, और उन्होंने अपना उसका डिलेड का रीजन लिखा हो. तो ये RTI एक्ट की सेक्शन 19 का खुला वॉलेशन है. और इसमें आप ये कर सकते हैं कि सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी इज ड्यूटी बाउंड टू हियर इट इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट. आप उनके जो पब्लिक अथॉरिटी हैं उनको आप शिकायत करें कि ये फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, एंड दिस इज वॉलेशन ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल्स. और आप ये उनको शिकायत करके कर दीजिए, उसके बाद फिर एक RTI लगा दीजिए हमारी शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई है. बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सुझाव. और शायद जो एडवाइजरी और रिकमेंडेटरी पावर्स भी हैं वो भी शायद इस्तेमाल करें कमीशन टाइम टू टाइम, तो वो भी एक तरीका है. अंजलि, अगर आप एक सवाल है कि जो सेक्शन 2F का जो दूसरा भाग है, जो कि पहले तो इंफॉर्मेशन डिफाइन करता है और उसके बाद जो दूसरा भाग है जो बोलता है कि एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ प्राइवेट बॉडी विच मे बी एक्सेस बाय पब्लिक अथॉरिटी, उसका मतलब हम कैसे समझें और उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, मेरे ख्याल से ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हमारे देश में जितना काम हो सकता था हुआ नहीं. और सेक्शन 2F जो है उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि हाँ, हम सूचना मांग सकते हैं, जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनसे हम सूचना मांग सकते हैं. पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन भी है, लेकिन कानून में लिखा है कि अगर हमें किसी प्राइवेट बॉडी से जो कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है उससे भी अगर सूचना चाहिए, तो कोई भी कानून के तहत यदि किसी भी सरकारी प्राधिकरण को वो सूचना मिलनी होती है उस प्राइवेट बॉडी से, वो हम मांग सकते हैं. सो सेक्शन 2F ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ सेज दैट I can access information, a citizen can access information not just from a public authority but even about a private body, which any information that can be accessed by a public authority under any law for the time being in force, that a public authority can access from a private body. Now, ये जो प्रावधान है इसका इस्तेमाल करके हमारे देश में आज हम देखें प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का एक भयंकर दौर चल रहा है. हर चीज में निजीकरण हो रहा है. हेल्थ को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, पढ़ाई को ले लीजिए, शिक्षा, किसी भी चीज को आप ले लीजिए, निजीकरण का दौर चल रहा है. अब ऐसे में बहुत सारी सूचनाएं हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं
निजी कंपनियों से, ऐसी संस्थाओं से जो कि पब्लिक अथॉरिटीज, सरकारी अथॉरिटी नहीं है। तो ये सारी सूचना जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सूचना है जिसके बारे में कोई कानून नहीं है जो उसको गवर्न करता है और जिसके तहत कोई पब्लिक अथॉरिटी सूचना ले नहीं सकती प्राइवेट बॉडी से। तो इसलिए अगर हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझें तो ये जो पूरी निजी कंपनियां हैं जो हमारे जिंदगी को बहुत हद तक अब इम्पैक्ट कर रही हैं, इनसे भी हम सूचना ले सकते हैं और ये जरूरी है। आज हम बड़ी कटिंग एज चीजों की बातें कर रहे हैं, 17 साल हो गए कानून को आए हुए, आगे कैसे बढ़ा जाए, तो इसमें ये प्रावधान का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है कि हम जो प्राइवेट बॉडीज भी हैं उसके बारे में भी सूचनाएं ले सकें, सूचना का अधिकार इस्तेमाल करते हुए। थैंक यू अंजलि उसके लिए। नाउ अ क्वेश्चन टू यू टोबी, which is really the question of that we are debating today also. How do we watch the watchdogs? So how do we do it in real terms? If I may, I'm just going to make a couple of comments on some of the other questions I saw. Just looking at 2F, I mean, I think the idea there, if I understand it correctly, is, I mean, it's not only information that the public authority actually has in its hands, as it were, but also information that it has legal right to get, because that's by extension part of the system. And I would say that in some countries, you also see that even if it's not by law, but even by contract, because public authorities may contract out the storage of some of their information, that doesn't, of course, or shouldn't, of course, remove it from the RTI Act. I also, if you don't mind, I'll make a comment on the, somebody made a question about private corporate social responsibility funds. And if you look at the Indian Act, it covers bodies that are publicly funded, and it even slightly discriminatorily, in my view, singles out NGOs that are publicly funded, because, I mean, I'm all for public funds to be open, but I don't see why there should be special mention of public funding of NGOs. If the public funding goes to a private corporation, that should equally be open as an NGO. But anyway, but some laws go further than that and say that anything which is conducting a public function. Now, I know there's been some litigation in India that has extended it to some extent that far, but it's not generally covered under law. And I would say that corporate CSR funding, I mean, if they're funding public works and public good things and whatever, that start to look like a public function to me. And I would say that, you know, an argument could be made either to amend your act or to rely on a constitutional theory or something like that. Yeah, I mean, who watches the watchdogs? Look, and I mean, I saw a lot of comments about, you know, alleging fairly serious misbehavior on the part of information commissioners, either the CIC or the state information commissions. I mean, you have the right to appeal to the courts from their decisions. That is a standard right that exists in the Indian law and any other law, and you know, obviously has been used fairly extensively in India. You have a lot of litigation, court-based litigation around this issue, and I think that you know, that's, I mean, in any society, that is basically who, you know, the ultimate who watches over everyone else kind of thing. Of course, the problem is when you get to the Supreme Court, who's watching over them, it gets a little tricky at that point. And I know you've had some interesting plays with your Supreme Court around RTI, but I mean, that's the normal system. Of course, it's expensive, it's time consuming, it's difficult to go to court. But if commissioners are not coming up with the right decision, are, you know, being biased, then I think that is essentially, of course, also public pressure. I mean, the question has been raised many times in India, despite the clear intentions of the act.
whether these are actually the right people to be appointed in the first place. And the Supreme Court itself has weighed in and said that some of them some portion of them have to be lawyers or eligible to be judges or whatever. I mean, you've had a lot of difficulty, I would say, in maintaining both the appointments process, but also the principle of, proper independence of the information commissioners, and far too many civil servants, as was mentioned in the chat and things. So I mean, that is a sort of a public pressure issue to some extent, I think, and other countries. I mean, it's always a little bit of a struggle, but I think some other countries have done a little bit better than India in terms of maintaining both the stock of the commissioners they are actually seated on their seats, and also the kind of who is sitting there. That's a key issue. Thank you so much, Toby. So and just to bring this to your attention, that in India the CSR is basically that some percentage of the profit of every corporate has to be put to some sort of socially responsible work, except that it's become very political today. So there's a lot of pressure on companies to fund things that the government wants them to do, including making contributions to the PM CARES funds, which was the COVID fund, which is not a public authority under the Right to Information Act, even though it has thousands of crores of public funds. But also, I've just put in the chat box that just 5 days ago, the government has diluted reporting norms on CSR funds, even though reporting norms for non-governmental organizations are really going through the sky at this point. अगर आप सबने चैट बॉक्स में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कुछ लोगों ने अपने अनुभव बताए कि मैं इस कमीशन के सामने गया तो ऐसे हुआ और ऐसे बर्ताव हुआ। वो बिहार एसआईसी के लिए भी अनुभव बताया कुछ लोगों ने सीआईसी का भी बताया। हम इंडिविजुअल केस नहीं उठाएंगे इसमें, क्योंकि वो सही तरीका भी नहीं है, इस समय वहां से कोई जुड़े भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक यही पॉइंट करता है कि कितनी जरूरी है कि हम इसमें पारदर्शी मांगे। जो इंदिरा जी ने बोला कि जो पारदर्शिता है और जो हमारा अधिकार है, वो न्याय का अधिकार, ना केवल कि मुझे अधिकार मिला कि नहीं, लेकिन वो क्या प्रक्रिया से मुझे अधिकार मिल पाया कि नहीं, वो भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अभी हम आज के अब कार्यक्रम यही खत्म करते हैं, करीबन 3 घंटे भी होने को आ रहे हैं। एंड्रॉइड ब्लू आप अपना हाथ रेज कर रहे हैं, लेकिन आप चैट बॉक्स इस समय इस्तेमाल करें, और यदि कुछ और मुद्दा हो तो आप हमें अलग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब सतर्क नागरिक संगठन और द लीफलेट की ओर से आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगी। मैं एक्चुअली अंजलि को बुलाना चाहूंगी कि वो हम सबकी ओर से हम एक वोट ऑफ थैंक्स दें। तो अंजलि, आपका स्वागत है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वोट ऑफ थैंक्स की, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे स्पीकर्स ने इतना बढ़िया से हमें चीज़ें समझाई हैं आज, और इतना समय निकाल के जुड़े हैं हमारे साथ में। और आप सभी लोग जो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, सूचना के अधिकार के सिपाही हैं, और इस कानून को हमेशा इस्तेमाल करके बचाते हुए आगे चल रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बधाई आज के दिन पर जब हम सूचना के अधिकार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सिंह जी आपका, टोबी मेंडल जी आपका आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच Toby Mendel, Rahul Singh ji, and of course our other speakers, Indira, Jaising, Bimal, Julka ji, who joined us today, shared their very rich and insightful experience and thoughts with us. And I think that as we go forward, we do need to understand that what do we need to keep doing to move to the next frontier. And today we discussed many things, of course, live streaming and open public, open hearings of information commissions, but I think a whole host of other issues have got discussed. And we are very grateful to our speakers for bringing all this knowledge to us from within India and also outside. And thank you all for joining us today from different parts of the country, and for a big Zindabad to everybody for celebrating this very, very important occasion, all of us together. Thank you very much.